अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। मुझे लगता है क्यों मुझे नहीं दिया, क्यों फखर भाई को दिया, वो बोलना शुरू हो गया। मैं तो हुमायूं, आप मुझे तो बुली क्यों करते हो? कब मैंने बुली क्या किया? क्या वजह है आपकी मुझे बुली करने की? कर दो। हुमायूं कोई बात करे, हुमायूं कोई टॉपिक लेके आए, हुमायूं किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे, वो बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन होती है। और मैं कोई टॉपिक लेके आऊं, मैं कोई बात करूं, मैं किसी चीज की इंफॉर्मेशन दूं, वो बहुत बकवास होती है। ये हरासमेंट है, मैं केस कर दूंगी तुम पे यहाँ पे। अच्छा मुझे बात बताओ, मेरे साथ जिंदगी का मजा है या आजिज के साथ जिंदगी का? तुम बताओ कैसे तुम्हारे साथ जिंदगी का मजा है? जिंदगी का मजा है ना, जिंदगी जीना सिखाया है मैंने तुम्हें। कर रहे हो ना, मैं तुम्हें जीना सिखाया है, मैं तुम्हें जीना मुझे सिखाया पहले से आता अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। आज जो मैं चीज लेकर आया, बड़े मजे की जी। आज ये आप भाषण अब जो है ना बिल्कुल भाषण नहीं है। आज मैं तुम्हें कुछ पूछता है, तुम लोगों की शादी में क्या मजे की रस्म होती है? हमारी शादियों में एक बहुत मजे की होती है जो अभी तक चली आ रही है। मुझे कहता है कि तुम बहुत वो सती सावित्री बन जाती हो। कुछ नहीं होता हमारी शादियों में, हम निकाह करते हुए घर ले आते हैं। तुम तो यही कहोगी। हाँ, क्योंकि हम रस्में नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मैं बताती हूँ उसकी रीजन बताती हूँ। पहले जो है ना, पहले हमारे खानदान में एक रस्म होती थी। एक ही रस्म हम लोग करते, दो रस्में करते थे। एक वो जो दूध पिलाई है ना, लड़की वाले अगर होते थे हम तो दूध पिलाई, और दूसरी जो रस्म थी वो रास्ता रुकाई, कि वो लोग जब आते हैं घर में दुल्हन को लेके तो रास्ता रोकती है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं, अच्छा सुनो ना, सुनो तो उसमें बाद में ये होना शुरू हो गया कि लड़ाई फसाद दंगे होने शुरू हो गए कि जी हमारी बड़ी वो जो लड़कियां बैठी होती है वो कहती है हमारी बड़ी इंसल्ट हुई है, और 50-50 हजार का तो हमने जोड़ा पहना हुआ था और इनको पता नहीं क्या मसला हो रहा था, हमें 5,000 रुपए देके चले गए, ये हमारी बड़ी बेइज्जती हुई, ये ले उनको। वो भाई है ऐसे खानदानों में थोड़ी सी गिरफ्त आ जाती थी, होता है। हाँ होता है। तो वो फिर मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी और मेरी जो बड़ी वाली बहन है आमना, उसकी शादी पे कहा कि ये कोई बकवासियत रस्म करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कोई फकीर हो नहीं कि तुम लोगों को पैसे चाहिए, अगर शुगल के लिए करनी है तो कर लो, अदरवाइज अगर दिल पे लेना है तो मत करो। तो हमने नहीं की। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ सबसे द बेस्ट रस्म जो मैं इसमें स्टार्ट होता तो एक एक तो मजे की लगी। सबसे पहली रस्म होती है घडोली। ठीक है, घडोली शायद आप भी करते होंगे। घडोली नहीं करते हो यार? घडोली होती है, मेरे भाई की शादी नहीं हुई ना, मुझे आई नो दैट रस्म, बट मेरे भाई की शादी जो बहनें होती है वो गागर में पानी डालती हैं, सर पे रखती है। लिव इन अ सिटी, गागर अभी हमारे मेरे इधर भी सारे शहर में सबकी हुई है। तो वो नलके से पानी भर ले गली में। हाँ नलके से पानी भर लेना। नलके से पानी भरा, क्योंकि अब नहीं है कुएं वगैरह, तो नलके से पानी भरा। लिव इन अ सिटी, तो आप कैसे? तो नलके से पानी भरा फिर रस्म है ना। और फिर उसकी बहनें जो जितनी भी कवारी बहनें, नॉट जस्ट कवारी बहनें, सारी कवारी कज़नें भी जो है वो उठाती है। पर अब तो माएँ भी उठा लेती है। क्या जरूरत है उठाने की? तो फिर मैं तो शादीशुदा हूं, मैं कैसे उठाऊं? उठा सकती हूँ ना, तो सब उठा लेते हैं। चलो ठीक है, अब तो मेरे ख्याल में सबको कर दिया। और मानिया को पता है? नहीं, मानिया घडोली क्या करूं, किधर मारो। मानिया पकती हैं एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मेहंदी से 1-2 दिन पहले बनती है। वो जो मीठी सी होती है, घी में बनती है, देसी घी में बनती है, औरतें बनाती है। और इट इज डिसाइडेड कि वो अम्मा बनाएंगी। इट इज ऑलवेज अ ओल्ड लेडी हु मेक्स इट। ठीक है, जैसे मेरी जो नानू है उन्होंने डिसाइडेड कि शी इज इंशाअल्लाह हयाती दे, वो बनाएंगी। और 11 पे कर भी लो ना आप। और 11 कवारे लड़के खाते हैं उससे पहले। अच्छा, ताकि उनकी फिर शादियां हो। हाँ, सबसे पहले 11 कवारे लड़के उसको खाते हैं। आप में से कोई कवारा नहीं है फरहाद भाई, खुदा का खौफ करें यार। आप अल्लाह माफ करे, भाभी ने ना पता लग गया ना, उनको बताएंगे वो। ये तो मैं बताओगी रस्म, ये आप सबको बताओगी। वो होती है, मुझे सबसे हंसी आती है इस रस्म में और मुझे मजे की भी लगती है। वो होती है जो ससुराल चीजें लेकर आया उसको शोकेस करना। ये कपड़े जेवर करते हाँ। और वो आवाज आती है, कहती है ये बड़ी पुप्पो जी थे ना कल उन्हें दिता वो वाला। ये मतलब क्या, जैसे लड़की को दिखा रहे होते हैं कि तुम्हारे note to the people that we have given this, ठीक है? I have seen that in very when I was अच्छा, दिखाने के बाद एक शादी में मेरी जान अभी तो सुनो, दिखाने के बाद इतना बड़ा एक कमरा होता है, उसमें वो कपड़े लगा दिए जाते हैं उस चीजों पे, ताकि लोग आए अंदर आके फिर सर्वे करें। भी करते हो ये? हाँ हम तो करते, बड़ा मजे की लगती है हमें चीजें, क्योंकि चीजें देखते लोग को शौक होता है। मुझे पता है एक रस्म होती है वो जो देवर भाभी का घुटना पकड़ते हैं। हाँ वो भी हमारे यहाँ
है ना, वो होती है रस्म। हमारी होती है कि वो ये घुटना हम नहीं पकड़ते, तो वो जो चीची उंगली होती है ना, चीची उंगली से कहते हैं, वो पकड़ते हैं और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पैसे नहीं देती भाभी। नेक कहते हैं उसे, हम नेक कहते हैं। वो मुझे पता है रस्म का। और क्योंकि मुझे मेरी मामा जब मतलब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने फिर मेरे बैग में कुछ पैसे रखवाए थे कि हो सकता है भाई वो लोग घर जाके तुम्हारे साथ कोई रस्में करें तो तुम वहाँ बैठी हुई हो कि मेरे पास तो पैसे। अच्छा, अंगूठी वाली हम अभी भी करते हैं, बड़े मजे की हमें लगती है, 2 अंगूठियां। हाँ, दूध नहीं डालते हम पानी डालते, पत्तियां डालते और उसमें अंगूठी जो है वो आपको ढूंढनी पड़ती है, दिख जाएगी, लेकिन हम गागर में डालते हैं। हम गागर में डालते हैं। गागर क्या होता है? हाँ, हम गागर में। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, तो हम गागर में डालते हैं, तो वो ढूंढते रहते हैं। और हम उसको थिक करने के लिए दे पुट समथिंग, हल्दी डालते हैं, पता नहीं क्या, कि वो थिक हो जाए तो मिलेगा। कॉर्नफ्लोर डालते हैं, उससे भी थिक हो जाता है, पता नहीं कुछ डालते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे डू इज। अच्छा, वो करते हैं। ये वाली एक रस्म हमारी होती है। हमारी एक रस्म जो जूता छुपाई वाली भी तो होती है, वो तो बड़ी भारतीय रस्म है, तो इसलिए हम लोग बहुत कम करते हैं। पता है वो वहां से आई भी क्यों है? क्योंकि वो जब वो उस पे जा रहे होते हैं ना मंडप पे, वो फेरे लेने के लिए, तो लड़का लड़की जूते नहीं, लड़का लड़की जूते उतार के जाते थे, तो वो उधर से पीछे से लड़के बेटे तो मैंने कहा तुम कहाँ जा रही हो? पीछे से जूते गायब हो जाते थे। अब आप सोचे पाकिस्तान में लड़के ने जूते पहने हुए, आप कैसे उतरवाओगे उसके जूते? है कोई तरीका? हाँ, हमने तो उतरवाए हुए, वो खुद उतार के देता। अब तो प्यार मोहब्बत में खुद उतार के देता है यार, उससे कुछ मस्ती चढ़ी हुई होती है, वो कहता है जल्दी जल्दी सारा कुछ हो तो कर जाओ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा बड़े मजे की चीज जो होती है, जो मुझे लगती है, वो चावलों वाली होती है। वो चावल हाथ में देते और चावल ऐसे करके फेंकते, ऐसे आप लोग इशारे करें जैसे आप लोगों को जल्दी नहीं थी, आप दोनों को सबसे ज्यादा आग लगी होगी जाने की। ठीक है, तो चावलों वाली जो होती है, वो चावल इस तरह के पीछे फेंकते, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग फेंकते? पता है ये सारी रस्में हिंदुआन है। चावल फेंकते, वो रिस्क की कशीदगी के लिए होती है। फखर भाई, चावल फेंकते हैं आपके भी? यहाँ शादियों पे फेंकते हैं ना चावल? फेंकते हैं यार। आप किधर साहिवाल में किधर ये रस्में होती हैं? तौबा, गंदम फेंकते हैं, गंदम खाने के लिए मिल जाए। यार आप तो बहुत गरीब जगह से आए हो, आप बहुत गरीब हो, आपको गंदम खाने के लिए भी नहीं मिल रही। अच्छा, चावल फेंकते हैं ना, वो वैसे इस तरह की जो देसी चीजें हैं उनके बारे में बड़ा मशहूर है, बड़ी वहां पे ज्यादा मिकदार में होती है। एक समझ नहीं आती वो, पता नहीं मुझे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि होता है, हमारे घरानों में भी होता है, वो कुरान शरीफ जो सर पे रखकर रुखसती होती है, या पता नहीं उसकी वैसे इस्लामिकली तो कहते हैं कि पता नहीं है या नहीं है, लेकिन वो उसके तौर पे कहते हैं ना कि आपको मुझे नहीं समझ आती, होनी चाहिए क्या सलामती के लिए या समथिंग लाइक दैट, के सलामती के लिए। अच्छा, वो आप लोग रखते हो कि पत्ता रखकर मेहंदी उस पे लगाते हो? वो दैट्स व्हाट यू डू, आई एम श्योर। मैंने पत्ता इसलिए रखा था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मुझे नोट का बड़ा लगता है कि यार नोट क्यों आप खराब कर रहे हो, नोट काम आ जाएगा। 100 रुपए का नोट या किसी ने 500 का रखा हुआ होता है। नहीं, 10 रुपए का तो नहीं हम रखते, तो मैंने इस वजह से पता रखा था। अच्छा, मुझे बताओ, आपकी दुल्हन बनी भी हो, आई डोंट नो दैट फीलिंग, वो जो मिठाइयां खिला रहा होता है हर कोई आके, ओह माय गॉड, दैट इज द वर्स्ट फीलिंग ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज़ एक तो मुझे वैसे मीठा खाने का शौक नहीं है, ठीक है, और ऊपर से इतनी मिठाइयां इतनी, क्योंकि कोई 25 से 30 लोग तो कम से कम मेहंदी लगाते ही हैं। कम से कम। अच्छा, आपके तो बहुत कम है, हमारे तो कुछ 250-300 लगाएगा। नहीं, मैंने कहा बहुत भी, अगर आप लिमिटेड फंक्शन करो तो आपको सबने मिठाई खिलाई। मैं बताती हूँ, मुझे उपटन लगाने में कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैंने इतना मेकअप किया हुआ ही नहीं था, बहुत एक नॉर्मल सा मेकअप था, तो मुझे सबने उपटन लगाई हर जगह, मैंने कहा ठीक है। तेल भी लगाया, मैंने चुटिया बनाई हुई थी तो उसमें भी मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो जो थी ना, अब हर कोई खिला रहा है थोड़ी थोड़ी मिठाई, तो आप ये तो नहीं कह सकते मैंने नहीं खानी। जब मैं खा लेती थी और हम लोग करती यूं कर रही होती है, तो नहीं, वो पीसेस थे, पीसेस बना के रखे हुए थे, लेकिन वो भी खाना। अच्छा, हम लोगों के ना लॉन में झूला पड़ा हुआ था और लॉन में मेहंदी हो रही थी, तो वो जैसे बंदा उठ के जाता था ना, तो अब मैं ना झूले के पीछे देती थी। क्या करती यार, बहुत अफवाह किया। ये आप जरा खानदान सारा नोटिस फरमाएं कि हलीमा आप लोगों से इतना प्यार करती है। अच्छा, सबसे मजे की मैं नहीं खा सकती थी इतनी, मैंने जिंदगी में कभी इतनी मिठाई नहीं खाई। अच्छा, मेरे इस पे लिटरली नाराजगी हुई हुई है, वो था मेहंदी में नाम ढूंढना। ये हमारे यहाँ इज अ रिलीजियस, मतलब वो जो मेहंदी लगी होती है उसमें सबका अल्फाबेट ढूंढना होता है, एक या तो लफ्ज लिखा होता है तो पूरा नाम। तो लड़कियां क्या करती थी, क्योंकि वो इतना चैलेंजिंग कर देती थी, वो एक लफ्ज लिखती थी ताकि ढूंढे। अब हलीमा खुद सोचो, खुद सोचो, अहमद नाम था मेरे कजन का, ए लिखा हुआ, अलिफ। कौन ढूंढे? वो ढूंढ क्यों कहते ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, वो मिलेगी ना उसको अलिफ। उसने पता नहीं किस तरह की किया, वो उससे बड़ा खफा भी रही कि कहते कि मुझे। अच्छा, डू यू रियली थिंक हुमायूं कि इस तरह की चीजों पे खफा होना चाहिए आपको या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप, मेरी तो हुई नहीं शादी, मुझे आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो आप सोचते हो कि कितनी
पेटी चीजें थी जिसके ऊपर हमने इतना फर्स्ट बट आई थिंक उस नाराजगी में प्यार होता है यार, वो तो नाराज होते हैं इसलिए कि इसमें मोहब्बत होती है, तो करार होता है। वो मोमेंट जो है ना आप खराब कर देते हो इस तरह से करके। और मैं मतलब मुझे लगता है कि जब शादी आपकी होती है ना तो लड़कियों ने लड़कों ने बहुत सारी चीजें सोची हुई होती हैं कि ऐसे होगा। वो लड़कियां तो सपना ही हमेशा से शादी का देख रही होती हैं। ख्वाब होता है। कौन से आप दिल्ली में शो कर रही हैं सपना? ये सारी रस्में दिल्ली वाली बता के चावल फेंको तो फलाना करो तो दूध के अंदर से वो ढूंढो, अब इसको दिल्ली याद आ गया पानी से। अच्छा तो लड़कियां जो है ना हमेशा से यही सोची होती कि हमने एक दिन दुल्हन बनना है, और उसकी सारी चीजें जो है उनके दिमाग में चल भी रही होती हैं कि ऐसा होगा, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी ज्वेलरी पहनेंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो होती है उनको छोड़ भी देना चाहिए वक्त पे कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। अच्छा ये रस्म तो बड़े मजे की लगेगी जो मुझे याद आई अचानक से, वो होती है कि हम मेहंदी वाले दिन या मांगियों वाले दिन हम दो लड़का लड़की दोनों के जूते उतरवाते हैं और फिर हम उनकी उंगलियां देखते हैं। डू यू नो व्हाट दैट इज? नो। अच्छा हम देखते हैं जो क्या कह रहे हैं फजूल। हाँ ये होती है कि जो बड़ी उंगली होती है ना, जो एक तो होती है अंगूठा, जो आपकी बड़ी है, अगर वो बड़ी है ना तो जिसकी बड़ी होगी वो डोमिनेंट होगा शादी में। फिर वो हंसते हैं सारे कि ये होगा, फिर वो बड़ा सरप्राइज होता है। हम हर शादी में इतना मजा आता है कि हम देखेंगे किसकी है। तुम्हारी तो मैं कहता हूँ इतनी लंबी होगी ना वो अंगूठी कि शायद इसके अंदर भी ना आ सके। तो कह रही हूँ मेरी नहीं है, अल्लाह माफ करे। मेरी उंगली लंबी नहीं है, डोमिनेंसी का मैंने नहीं कहा, जुबान लंबी है। जुबान तो माशाल्लाह स्मूथ साफ। वैसे क्या तुम लोग डराती से तुम लोग की लंबी करी है? अब देखो मैं कितना खामोश पसंद हूँ, मतलब मेरा। हम लोग जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आपने कॉल करके हमें बतानी है कि सबसे फेमस रस्म आपके खानदान में कौन सी होती है। कहीं भी जाएगा हमारे साथ, देखते रहिए कॉल। वेलकम बैक टू द शो। अभी ब्रेक के दौरान काफ़ी ज़्यादा सारे एक्साइटेड हो गए थे और आके अपनी अपनी रस्में बता रहे थे कि हमारे घरों में ये भी होती है, ये भी होती है। टॉपिक्स लेकर आता है तो मुझे थोड़ा सा क्रेडिट तो दो। अच्छे होते हैं। बता मुझे कैसे याद आया? बहुत अच्छे होते हैं। तुमने पूछा नहीं कि याद कैसे आया? यार हम लोग अम्मा, क्योंकि मेरे कजन की शादी है नेक्स्ट मंथ। माय यंगेस्ट कजन इज गेटिंग मैरिड, ऑफ कोर्स। यस youngest is getting married but not him. I am the youngest। मेरे से जो बड़ा है जो लास्ट रह गया अब मेरी, हाँ actually I am the youngest in the family ना, तो मेरे से जो बड़ा है बस लास्ट जो रह गया उसकी भी शादी होगी तो अब प्रेशर आएगा मुझ पे। अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत प्रेशर हो रहा है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो लोगों को कह रहे कि बहुत लेविश शादियां करें और ये सारी चीजें। इसमें पैसे तो नहीं खर्च होते? नहीं पैसे खर्च भी होते। जो आपने इतनी बरी वाली बताई है कि बरी दिखाते हैं और जहेज दिखाते हैं, तो आप बात सुने, कोई भी मुझे लगता है अम्मा बाबा जो है 2-3 जोड़े तो देके भेजते हैं। यही कह रही हूँ कि हम लोग और अम्मा बाबा के रिश्तेदार भी गिफ्ट देते हैं। एक सेकंड हुमायूं, दिस इज समथिंग सीरियस। हम बहुत ज्यादा इसके हक में हैं कि सिंपल वेडिंग हो। हुमायूं ने भी हमेशा ये बात की है कि जब मेरी शादी होगी बहुत सिंपल वेडिंग होगी, लेकिन हम लोग वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि मजे की चीजें होती हैं तो अगर करें हाँ दैट इज ट्रू ऑफ कोर्स। बट ये कि जो हम जहेज एक लानत और लेने वाला लानती ये चीज भी जरूर हमें बतानी जरूरी है। लेकिन लोग तोहफे तहफ भी तो देते, बड़ा मजे की बात है। अब आपको जनाब उनसे मिलवाएंगे। आपको याद है कुछ दिनों पहले, कुछ लास्ट मंथ मुझे याद है मैंने अरफा की बात की थी, अरफा करीम की। नहीं लास्ट मंथ नहीं, रिसेंटली बात की। अच्छा अरफा आपको पता है तो वाज द यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल। याद रहे मैं, क्योंकि जब आज ये रेयान आ रहे थे आज हमारे पास तो मैंने सोचा, मैंने कहा फर्क क्या अरफा में और रेयान में। मैंने कहा वो भी तो यंगेस्ट थी। फिर वो शी वाज यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल। लेकिन रेयान सिद्दीकी जिनसे आज हम आपको बुलवाने लगे हैं, रेयान सिद्दीकी इज वन ऑफ द यंगेस्ट Android application developer, and just not that, he is the youngest nano degree holder from the University of Audacity से उन्होंने किया है। and आपको ये भी बताते चले कि he is the youngest engineer as well in the world, in Microsoft and of course in the world as well, working in Microsoft and the engineer as in। आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हो, उसको मना कर रहे थे आपके नहीं बोलनी। हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा वो Microsoft में जो है वो एक माया नाज और मशहूर और वाहिद सबसे जवान जो है वो इंजीनियर है। वेरी नाइस। ठीक है वो इंजीनियर है। आज हम आपको मुलाकात करवाने लगे रेयान सिद्दीकी से। रेयान सिद्दीकी के आपको ये बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह
आज ये हमारे टेलीविजन पे पहली दफा आज अपेयर हो रहे हैं। इसके बाद आप इंशाल्लाह बहुत सारे और शोज में भी आप इनको देखेंगे, लेकिन आज टेलीविजन की शुरुआत जो है ना वो हमारे साथ कर रहे हैं रेयान सिद्दीकी, वन ऑफ द यंगेस्ट, यानी कि 16 साल की उम्र में ये माइक्रोसॉफ्ट में दाखिल हो चुके थे। और रेयान ने तकरीबन 9 इयर्स में आपने शायद वो डेवलपिंग सर्टिफिकेट सीख लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। 9 साल की उम्र में प्रॉब्ली आपने वो ऐप डेवलपर सीख लिया, डेवलपिंग सीख ली थी। हाँ, 9 साल में। रेयान, सबसे पहले तो हम ये सवाल करते हैं, हर रवायती सवाल है हमारे शो का, कि आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? ये कोई सेट टाइम नहीं है, कोई सेट नहीं, लेकिन 8 आवर्स स्लीप अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई ट्राई टू, कोशिश तो होती है, बट इट वेरीज। अभी मैं आपके करियर से सवाल नहीं पूछूंगा, मुझे एक सवाल है जो मुझे आपको देख के आ रहा है। अक्सर जो पर्सनालिटीज होती हैं, जब आप किसी यंगस्टर से मिलते हैं तो आप उनको देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार उनके कपड़ों से, लिबास से, जूतों से लग जाता है ही इज अ यंग एनर्जेटिक गाय। पर आपकी एक चीज़ है जिससे आपका मुझे बड़ा वो मैच्योरिटी नजर आ रही है, वो आपकी घड़ी है। ये घड़ी यूजुअली बड़े मैच्योर लोग पहनते हैं, जिनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है घड़ियों के मामले में। तो आपको घड़ियों का शौक बहुत ज्यादा है? समवट, थोड़ा बहुत। अच्छा। ऑनेस्टली दिस इज ये मेरे ब्रदर की घड़ी है जो मैं बोरो कर रही थी इस शो के लिए। मैं इतनी घड़ियां वगैरह पहनता नहीं हूं। आपने कहा कि आज अच्छी लगेगी शो पे, जरा मुझे दे दो। नहीं, लेकिन हर चीज माशाल्लाह बोनस फैशन पॉइंट्स। पर रेयान, अब शुरुआत करें आपकी। माशाल्लाह 9 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि यार अभी ये वाला एग्जाम देना है, अब ये वाली चीज़ पढ़नी है। हाउ डिड इट कम इनटू योर माइंड कि मैं आप सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट भी हैं, आपने 14 साल की उम्र में स्कूल भी पास कर लिया था, फिर आपने 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन भी कर ली थी। ये क्या ख्याल आया? क्या घर का माहौल ऐसा था या आप बहुत मुख्तलिफ है घर में? घर का माहौल, वो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक हद तक मजबूरी भी थी कि मतलब चीज़ें जल्दी की जाएं और मैं मतलब लाइफ में आगे लेवल अप पाऊँ। जो मेन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, सो आई मीन जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ अ बैक स्टोरी, सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है। मैं 2004 में यहाँ पे पैदा हुआ था। हम लोग यहाँ पे 7 साल रहे अपनी फैमिली के साथ, एंड देन वी मूव टू सऊदी अरेबिया, देन वहाँ पे कुछ साल रहे, देन कनाडा। सो जस्ट द एक्ट ऑफ जस्ट माइग्रेटिंग 3 कंट्रीज, बहुत ज़्यादा लाइक फाइनेंशियल बर्डन मेरे डैड पे। तो he used to work 2 jobs full time for 5 years in आपने Canada. बहुत जल्दी ये देख लिया कि मुझे जल्दी कुछ करना है, ताकि so that was the main jobs कर रहे थे आपके? Yes, so that was 5 साल तक उन्होंने 2 जॉब। Yes, बिकॉज मैं यही जब 7 days a हमारे week. सवाल पूछे थे तो मैं यही कहने वाली थी कि 9 साल की उम्र में जर्नली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि हमने कुछ करना भी है जिंदगी में या नहीं करना। उनके सिर्फ एक काम है कि वो फरमाइशें करें और मुश्किल से वो अपने एग्जाम्स पास कर लें। तो 9 साल की उम्र में आप ये कर रहे हो तो इसके पीछे कोई रीजन है? so the main रीज़न यही था कि मतलब कोई तरीका चाहिए कि मतलब कि मैं मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, कोई कुछ तो हो मतलब। ठीक है। तो मेन जो चीज़ शुरू हुई थी, कोई टेक वगैरह में तो था भी नहीं इंटरेस्ट। अच्छा। बहुत लेट आया। बस मेन इंटरेस्ट था कि भाई ऑनलाइन किस तरीके से पैसे मैं कमा लूँ। सो मी एंड माई मॉम, हमने पता नहीं क्या क्या, मतलब इस पे पूरा अलग शो हो सकता है, हर एक जो बिजनेस आइडियाज हमने किए हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें की। बहुत आई मीन ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पता नहीं क्या क्या हमने किया। वन ऑफ देम हैपन टू बी कि आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसर के तौर पे, मतलब वेबसाइट्स वगैरह बना के। नाउ आई एम टॉकिंग, ये है 13 साल पुरानी बात जो मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ। 7-8 साल के होंगे। यस। तो वन ऑफ द थिंग्स हैपन टू बी कि मतलब आप अब वेबसाइट्स वगैरह ऐपों का ज़माना हो रहा है, सो यू कैन, अगर आपको ये स्किल आती है तो आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। दैट वाज द ओनली रीज़न। कोई इंटरेस्ट नहीं था टेक्नोलॉजी में ना उसमें। मेन वो मिशन थी कि भाई कोई तरीका चाहिए, एक सिस्टम चाहिए रिकरिंग रेवेन्यू का, और वो कोई भी चीज़ हो। It just happened to be टेक एरिया में। कमर रख दो चाहे यार। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि आपके जो जिस तरह हम लोग, मैं और हुमायूं बहुत बात करते हैं परवरिश के हवाले से। परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी अम्मी जो है वो उसका साथ दे रही हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। रायन, यू आर द एल्डेस्ट? Yes, so I'm the oldest. हम total 5 siblings हैं। मैं सबसे oldest हूँ। सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़े, yes, 19. Then we have Sufyan. Oh, shout out as well. They said उन्होंने कहा था कि shout out देना। Sufyan, hello. He's 16. Rania as well. Shout out. Rania, okay.
She is 12. रानिया Rania. That's the okay. only sister. ठीक है Oh, और फिर Subhan and and a middle Shayan. child, oh my god. Yeah, and Subhan and Shayan. then yeah, so 5 and 1 years old. So. ठीक है. और आप उनमें से सबसे कामयाब निकले, बाकियों का टेक्नोलॉजी में कोई है कोई इंटरेस्ट ना मैं चाहता कि उनका हो, मैं चाह रहा हूँ कि वो हम लोग डाइवर्सिफाई करें हमारी फैमिली, सब अलग अलग फील्ड्स में। ये सवाल बहुत बाद में आना था, लेकिन ये सवाल क्योंकि बार बार मुझे कोई चीज़ अगर तंग करती है दिमाग में तो वो फिर मैं पूछ देता हूँ। आपको बहुत हैरत होगी इस सवाल से। रयान, क्या कोई पछतावे हैं ज़िंदगी में कि काश ये चीज़ें उससे पहले सीख लेता, काश ये चीज़ें मुझे जो हिट एंड ट्राई कर रहा था वो ना होती, उससे पहले ही चीज़ें आ जाती? आपकी क्यों, मैंने एक पॉडकास्ट देखी, वो एक वीडियो देखी जिसमें आपने ये कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपको भी किसी चीज़ का पछतावा है कि इतनी जल्दी आपने कर ली, पर आप कहते हैं काश मैं ये चीज़ें पहले सीख लेता। वो तो हमेशा रहती हैं ऑब्वियसली, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं सब खुद से हुई हैं, जस्ट अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। मतलब अब 13 साल के ट्रायल एंड एरर बस चल रहा है चीज़ें सीखने में जस्ट अकेले। सो रिग्रेट तो हमेशा ये होता है कि आफ्टर द फैक्ट जब आपको कोई चीज़ पता चलती है कि ओह यार ये तो इतनी सिंपल थी, यूं था वो था। सो पहले मुझे समझ में नहीं आई। अभी एट द मोमेंट आप माइक्रोसॉफ्ट, आप हमें बता सकते हैं वहाँ का माहौल कैसा है? माइक्रोसॉफ्ट में लोग कैसे काम करते हैं? वहाँ पर क्या आप जैसे यंगस्टर्स और भी मौजूद हैं, और अगर है तो वहाँ पे लोगों का वर्क एथिक्स क्या है? क्योंकि यहाँ पर तो हम 9 to 5 जाते हैं, एक ही सीट पे जाके बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने होते हैं, और हम जब तक बॉस बैठा हुआ है आप नहीं बैठना है। इससे ज्यादा कि हम काम करें, हमारा फोकस इस चीज पे होता है कि दिख रहा हो कि काम कर रहे हैं। लुक बिजी, डू नथिंग। आई एग्री। तो वहाँ पर कैसा माहौल माइक्रोसॉफ्ट में? वहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा और डिफरेंट भी है, क्योंकि मैं उनमें उस वेव में से एक हूँ जो रिमोट एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा। जो लोग वो करते हैं, मतलब जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान, मेरी भी जॉइनिंग पैंडेमिक में हुई थी, सो रिमोट कल्चर, सो टेकिंग रिमोट वर्क इनटू अकाउंट एज वेल। जो कल्चर है वो है माइलस्टोन बेस्ड, हर एक बंदा अपने फीचर्स के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके पास एक टीम होती है इंजीनियर्स की, उनको वो रिपोर्ट करते हैं एक मैनेजर को, प्रीटी स्टैंडर्ड, रियली स्टैंडर्ड है यहाँ पर टेक्निकल उसमें लाइन मैनेजर एंड ऑल। इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, फिर लीडरशिप टीम है मैनेजर्स के ऊपर जो बताती है कि भाई हमें अच्छा ये बनाना है, ये करना है, और ये सब करना अपनी हायरार्की में अपना अपना गोल अचीव और फिर इन पैरेलल आपके पास वो भी होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो प्रोडक्ट साइड, कस्टमर साइड एंगेज करते हैं। So and then engineers, फिर अब जैसे for example the team that I work in, we're a group of 7 engineers total including me. तो हम सब ने जो हमारी सर्विस है उसके 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक बंदा एक चीज़ ओन कर रहा है अकेले, एक बंदा एक चीज़ कोशिश की, मतलब हाँ, आप वो फैक्टर बने कि अगर किसी को लक उसके पास है तो वो भी मुझसे राब्ता करे उस तक पहुंचने के लिए। so मतलब end I goal, loved it what you said. I hope मैं इसको दोबारा जो है ना उर्दू में सबको सारा समझाऊंगा कि बहुत मजे की बात आपने Very की है। nice, हाँ। हम कॉलर्स लेते हैं, हमारे साथ 2-3 कॉलर्स भी होते रहेंगे, साथ साथ हमसे बातें भी करेंगे। तो हमारी प्यारी सी कॉलर है पहले, सबसे पहले नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक रयान, ठाक। आपकी चाय पड़ी हुई है, if you want to have। चाय पड़ी हुई है तो मैंने भी चाय पकड़ी हुई है हाथ में। सदके। मेरी बात सुने, वो ना कल का ना नो सिग्नल आ रहा है, कल से मैं आपको देख नहीं रही। नो सिग्नल आ रहा है, आप हमें ये देख नहीं रही। कौन साजिशें कर रहे हैं हमारे पीछे, मुझे तो समझ कल नहीं भी आ रहा। ऐसे था, आज भी ऐसे, फिर मैंने आप लोगों को कल भी कॉल की, आज भी कॉल की, काश वीडियो कॉल पे हमारी बात होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अल्लाह करे चैनल आ जाए यार, कॉल करो ना केबल वाले को। अच्छा हाँ। ठीक है। बात में कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। मेरे साथ वही साहब है, आपको लगे मेरा पल ही नहीं गुजरा। क्यों, थैंक यू नादिया। देखो तो सही, रोज आते हैं हम आपके लिए। यार लेकिन मुझे बड़ा मसला हो रहा है, क्यों नहीं आ रही तुम्हारी केबल? मुझे बहुत मसला हो रहा है, आपको देख ही नहीं रही, देख ही मेरी कॉल से आज से दिल ही नहीं लग रहा। YouTube पे लाइव आते हैं? YouTube पे लाइव नहीं आता। इस्तेमाल ही ना कर दीजिए, मैं इस्तेमाल नहीं करती YouTube, Facebook वगैरह। यार केबल वाले को आज कॉल करो मैं नादिया। इस्तेमाल करती YouTube वगैरह। मैं नहीं करती इस्तेमाल। अच्छा चलो ठीक, आप आज केबल वाले को कॉल करो। ठीक है, हाँ आज कॉल करो, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल आप रखना। भी माँ ख्याल सबके। रखें। ओके ओके, आयशा है हमारे साथ लाहौर से। आयशा जी अस्सलाम आयशा जी वालेकुम। लाहौर से। हेलो आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। आयशा जी कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक। ठाक, आयशा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, हमें आवाज फोन के बहुत करीब कम हो आ जाए। रही है। जी अब बताएं। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी कैसी हैं आप? टेलीविजन की आवाज भी बंद कर दें, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं साथ साथ। अब बताएं। नहीं, आई थिंक वी शुड, आई थिंक फिर उसके बाद वो जवाब ये देने जरा की जरा कोशिश मुश्किल हो करेंगे। जाता है। अपनी टेलीविजन प्लीज की आप आवाजें बंद कर लिया लोग करें, हमें भी दिल टेलीविजन करता है बंद आपसे बात करके करने अब का। बात क्या करें, क्योंकि फिर आप लोग वहां से सुनते हैं और फिर हमें जवाब देते हैं, बहुत गैप आ जाता हाँ, है। और फिर पता है Thank you हमें जी। बड़ा दिल करता है आप लोगों से बात करने का। जायदा आंटी आंटी हमारे है साथ। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जायदा जी, क्या हाल कैसी चाल है? हैं? मेरी आंखों सुनते कानों मेरे सब देखने वालों और चाहने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और हमायूं, मैं ना नादिया की जब कॉल आती है ना तो मेरा इतना दिल करता है मैं उसकी तरह आपसे बोलूं। क्या हाल है आपका? ठीक है? मेरे बगैर आप पी लें चाय। मैंने तो चाय पहले पी ली है। नादिया तो सिर्फ मेरी एक ही ठंडी हो है, गई, तो नादिया मैं- जैसा और कोई नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा वो बोलती है, वो मेरी चाहने वाली है माशाल्लाह। Yes. और हमायूं, मेरे साथ भी बैड लग ये हो रही है कि हमारी लाइट नहीं होती। मैं सुबह 9 बजे नाश्ता, मकई की रोटी, गुड़ वाली चाय बना के हम दोनों हस्बैंड वाइफ पी के जब तो 9 बजे लाइट चलेगी। आज 2 दिन से हमारे साथ यही हो रहा है। मैं आपको अभी देख भी रही नहीं है। और वो ज्यादा घंटों वाली जा रही है, जो ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा 2 जाती है। बजे- हाँ, 2 बजे आती है। फिर मैं रिपीट में देखती हूँ 3 बजे शो ना, तो वो लेकिन मजा नहीं हुआ था। लॉन्ग लिव। सही तो बात है, मैं- मजा तो नहीं आता इस तरह से। आज कौन गेस्ट आए हैं उनको भी मेरा बहुत सलाम और प्यार। आज बहुत आज हमारे जबरदस्त फखरे guest आए पाकिस्तान आए हुए हैं। पाकिस्तान को उन पे बड़ा फख्र है, हम बड़े प्राउड है उन पे। आपने जरूर 3 बजे रिपीट में देखना है और रायान को जी, देखना जरूर, है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमायूं, जी। मैंने ना किसी दिन नादिया की पूरी एक्टिंग करके आपके साथ ना बात करनी है। बहुत अच्छा बोलती हो। कभी कभी समझ नहीं आती, लेकिन ये कि बहुत अच्छा बोलती है बिल्कुल वो भी ना। जरूरत नहीं है। आप जो जायदा आंटी जिस तरह हमसे बात करती है ना, उससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। तो आप जैसी हैं हमें वैसे ज्यादा पसंद है, और नादिया जैसी है वैसे Thank you पसंद so है। much. ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, Thank you जी। अब हमारे साथ कोई और कॉलर है? इम्तियाज, डिड यू से समथिंग? समीना हमारे साथ है। समीना जी अस्सलाम वालेकुम। समीना जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, समीना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी समीना हैं? जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। हाँ जी, 4 दिन से फोन डेड था, मैं कॉल नहीं कर सकी आपको। ओहो, अब हो गया फोन ठीक। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती, यार, टीवी फोन करा- वाले, केबल वाले, पीछे पड़ गए वाले। बिजली वाले, ये आप लोगों से हमारा मिलाप चाहते ही नहीं है कि हम मिल लें। अभी थोड़ी देर पहले आपका चैनल ही नहीं आ रहा था इधर केबल पे। अब आ रहे हैं? जी जी, अब आ रहा है। चलो चलो, शुक्र शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी दुआ से, अल्लाह के शुक्र से मैं अब कुछ बेहतर हूँ। माशाल्लाह, शुक्र आज आपकी है, आवाज भी अल्लाह का बड़ी शुक्र है। दमदार है माशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह कल से मैं स्कूल जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे गेस्ट हैं रियान, जी उनको मेरा सलाम, और कुछ मैंने पूछना था। वालेकुम जरूर वालेकुम पूछे, अस्सलाम। जरूर पूछे। अब मेरी बेटी ने ना एविएशन मैनेजमेंट किया हुआ है, तो अच्छा। ठीक है। अब देखिए हमारा मसला ये है कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकते। हाँ Lack जी। of money। क्यों मेरा क्यों नहीं जा पाकिस्तान- सकते? उन्होंने कहा लैक ऑफ मनी। माय गॉड, किस दौर पे बैठी हुई हैं? मैं आपको ये बताता हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अप्लाई किया हमने। देखिए, नहीं, ये इस तरह नहीं होता कि आप एक जगह अप्लाई करेंगी हो जाएगा। आपको नंबर, अच्छा मैं आपको ये मशवरा मैं भी आपको देता हूँ, फिर हम रेयान से पूछेंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनको हम टैप नहीं करते, जिसमें आपको कंट्रीज के नाम बता देते हैं। उसमें न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्रीज। महंगा है थोड़ा, लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत मिलती है, क्योंकि लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं करते, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो हमारा फिर नहीं होता। तो अब आपने वो मुल्क देखने, वो ममालिक देखने जहाँ पर आबादी थोड़ी कम हो, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन भी कम हो, जिसमें न्यूजीलैंड है, उज़्बेकिस्तान है, और लोग पढ़ाई भी कम हासिल करते हैं वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन कम होकर इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। और अब तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आई हुई है जी, इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। जैसे हम करते हैं ना अप्लाई, तो एक्सपीरियंस मांगते हैं 3 साल का, 4 साल का। तो पाकिस्तान में तो अब 30-35 हज़ार से जो पे स्टार्ट होती है, इतनी महंगी डिग्री और एक्सपीरियंस मांगते हैं। कहाँ से लाए एक्सपीरियंस? काम देंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना। जी जी। तो आप उसकी फर्दर डिग्री के लिए क्यों नहीं भेजती हैं सिमा? आप उनको फर्दर डिग्री के लिए भेजें ताकि वो उसी देखिए, मुल्क में काफ़ी जाए। जगह अप्लाई किया है।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको तरीका बताया, जो कंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ ना उन पे जरा अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला थैंक यू सो मच। लेकिन रायान, उनके कुछ हद तक उनका पॉइंट सही है कि कुछ लोग जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आपको पढ़ने का तो स्कॉलरशिप मिल जाता है लेकिन रहने वगैरह में आपको मसला होता है। आप क्योंकि इस जर्नी में रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, तो आप शायद ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपने ज़रूर ये बताना है। एक छोटा सा ब्रेक ले, हमारे साथ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हलीमा ने सवाल पूछा था, वक्त आया नहीं करते। हलीमा ने आपसे पूछा था बड़ा प्यारा सवाल। हलीमा कहती है आप कुछ बता सकते हैं उनको कि एविएशन का उसने किया हुआ है, पर वो शायद मेरे ख्याल में स्टार्ट जॉब से करना चाहती है। शी डजंट वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज। क्या कर सकती है? रेयान कुछ मशवरा दे सकते हैं उनको? वो इसमें फिर we're back to square one, वही मसला है कि मतलब पैसों की कमी है, लैक ऑफ फंडिंग एज वेल, क्योंकि कुछ आई थिंक जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे वो करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह। उन्होंने कहा हमने काफ़ी कंट्रीज में अप्लाई किया, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ हर जगह पे या तो एक्सपीरियंस का मसला आ जाता है या फिर पैसों का मसला आ जाता है, तो नहीं जा पाता है। जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारी भी फैमिली मतलब इसी जर्नी के थ्रू अभी भी इट्स स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस। आप खुद अब सबके पास इंटरनेट है, खुद कोशिश करें आप, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ, इसके ऊपर पूरी एक अलग अगेन शो किया जा सकता है। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो मतलब बंदा, हम आपके लिए 3-4 शोज मुख्तसर कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हम 3-4 शोज अलग कर लेते हैं आपके लिए। और बट एज जस्ट मतलब क्विक के पैसों की कमी में अगेन आपको कोई तरीका चाहिए दुनिया को वैल्यू देने के लिए। ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड करिए, कुछ भी हर चीज़ ट्राई करें। आई मीन जस्ट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे डॉक्यूमेंट करते रहें कि मुझे इस तरह एडमिशन नहीं मिल रही। आई एम श्योर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो रिलेट कर पाएंगे। चीज़ें हाथ मारें, ऑनलाइन हाथ मारें, अलग चीज़ें ट्राई करें, कोशिश करें ऑनलाइन पैसे कमाने की। एक ही तरीका है। अगेन द सेकंड एडवाइस मतलब अ बिट मोर शॉर्ट टर्म इमीडिएट, जो आपने कहा कि उन जगहों पे देखें जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, जो टॉप फेवरेट नहीं है, मतलब यू विल स्टिल गेट अ क्वालिटी एजुकेशन, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं है। यूके, अमेरिका, कनाडा, जो 3-4 नाम हमें रटे हुए, वही हुमायूं वाली बात की जो 3-4 नाम हमने हिफ्ज़ किए हुए, उसके अलावा कहीं पे देखें। सबको लंदन भेजा। हमारे साथ कॉलर भी है कुलसूम शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर कुलसूम, कैसी हैं कुलसूम जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुलसूम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। कुछ पूछना चाहेंगी? मैंने ये कॉल की है, मैंने उस दिन भी की थी जिस दिन वो एक कार्ड से बता रही थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं। टैरो कार्ड वाली, यस। हाँ, तो मैंने ये पूछना था कि मैं इस साल उम्रा कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन चले वो तो चलेंगे, उनको दोबारा बुलाएंगे आप? अगर आप कहती तो फराद भाई से फाल निकलवा लेते हैं, फराद भाई मुंह से निकाल लेते हैं खत। तो अगर आपकी नियत है ना, तो वो तो अल्लाह मियाँ का घर है, वो जिससे बुलाता है वो चला जाता है वहाँ। अगर आप कहे तो मैं फाल निकलवा लूं फराद भाई से। फराद भाई भी फाल निकालते, पहले इस कैमरामैन से पहले ही फाल निकालते थे। अच्छा, तोता थे। मैंने आपसे कहना था कि कोई सुई गैस वाला नहीं आप बुला सकते, और तो आप बुलाते हैं दूसरी किस चीज के लिए बुलाना चाह रही हैं आप? उनको ये कहने मीटर लगवाना, नई कनेक्शन दे दे। मीटर का बड़ा प्रॉब्लम है, 3-4 साल हो गए हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बिजली वाला, मीटर वाला, केबल वाला, हम सबको एक साथ बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सलामत। अच्छा रायान, ब्रेक में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फेवर्स मांगना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानियों की बेस्ट हॉबी है ये। जैसे हुमायूं भी अगर किसी जगह पे है, किसी पोस्ट पे हैं, तो वो ऐसे समझेंगे जैसे वो पूरा डिपार्टमेंट या वो पूरी जगह जो है वो हुमायूं के अंडर है, और हुमायूं जो कहेंगे वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है हलीमा के, क्या आप ऐसी मदद कर भी सकते हैं? अगर आपको ईमेल की जाए और आपको पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट या कोई आपको कहे कि मैं सीवी देता हूँ, मुझे भी वहाँ पे अप्लाई करा दो, तुमने किस तरह से अप्लाई किया था, मेरा भी वहाँ पे कर दो, क्योंकि तुम तो वहाँ पे हो, अंदर हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, तो आप कर सकते हो हेल्प, या लोग करते हैं इस तरह की फेवर मांगते हैं? हेल्प तो की जा सकती है, बंदे को गाइडेंस दी जा सकती है, जो मैं अभी से करता हूँ। शेमलेस प्लग, मेरा एक यूट्यूब चैनल है रेयान सदीकी, उस पे मैं इसी तरीके की कंटेंट बनाता हूँ। मतलब जो मेन व्हाट इज द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल? रेयान सदीकी, जस्ट टाइप ऑन, you'll find it। देखा था मैंने आज, बड़ा मजे का। So मेरी पॉडकास्ट भी आई थिंक यू मेंशन्ड बिफोर, लाइफ टेक एंड बियॉन्ड, तो उसमें यही मेरी थीम है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं लोगों के पास,
आप अपनी जॉब, अगर आपको टेक्निकल करियर में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह आप दूसरों से अलग हट के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक मतलब कोई किसी भी फील्ड में इट्स रियली कॉमन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब सबके पास इंटरनेट है, सब ऑन घर पे सीख सकते हैं, तो बाय नेचर अब क्योंकि अब सब सीख रहे हैं तो कंपटीशन डबल ट्रिपल हो गया। सब बैठे हुए हैं, अभी बच्चे भी देख रहे होंगे। मैंने कल, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर कल गया, वो यहाँ नहीं होता, वो ऑस्ट्रेलिया होता है, लेकिन उसके मुझे बताया कि उसके वालिदैन हमारा शो कहते हैं वो शाम को देखते, कहते सुबह उनको वक्त नहीं मिलता, तो वो शाम को इसलिए देखते, कहते बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ ये सुनो। अभी बच्चे सुन रहे होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ आप ये बताएं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्या ये ऑनलाइन अप्लाई होता है या आप किसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करते हैं? आपके क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए? अगर सीखना है तो क्या सीखना है ताकि वो भी अपने आप को डेवलप करें, चाहे उम्र की कैसे आने चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सकें। हाउ कैन दे अप्लाई देयर अब्रॉड, मे बी इन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन कॉलर हमारे साथ शाइस्ता हैं जी हमारे साथ। शाइस्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोग हमेशा की तरह बहुत वेल ग्रूम्ड और बहुत प्यारे और बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मैं मच। देखती मैं शो रोजाना हूँ, कॉल नहीं करती, काम कर रही होती हूँ, उस टाइम पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ अपने लिए। बस देखना जरूरी है। खैर है, कॉल अगर आप नहीं भी देखते करते जरूर है। आपके गेस्ट से बात करनी है। जरूर जी जरूर करें। क्या रेयान कुछ बता सकते हैं कि अगर घर बैठे हम कुछ कर सकें? जैसे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मेरी बेटी को लोगो डिजाइनिंग, ये सब कोई काम आता है, इस तरह के काम वो सीखती रहती है बैठ के, तो क्या कोई ऐसी है? वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने 1 साल ग्राफिक डिजाइनिंग ही की है। हम अभी आपसे पूछ के बताते हैं, ही इज द राइट पर्सन टू टॉक टू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उन्होंने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन काफी ज्यादा इंस्टाग्राम और इस तरह की जगहों पे एड्स भी आते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स की। क्या उन एड्स पे अप्लाई करना चाहिए? वो सही होता है एड्स? मतलब पोजीशंस के, हाँ, पोजीशंस के थ्रू, हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। पर आप तो करें जो हर चीज करनी है। ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है, हलीमा ऑफ कोर्स सही कह रही है कि वो जो एड्स आ रहे होते हैं आप उस पर अप्लाई करते हैं। मेरा तो ख्याल है, जाती ख्याल है ना करें, बट आप बता दें जो ये वही सवाल है जो मैंने किया कि घर में बैठे माइक्रोसॉफ्ट में कैसे कोई अप्लाई कर सकता है? क्या ऑनलाइन करना है? मुझे लगता है इम्तियाज से अप्लाई करना है या ऑनलाइन करना है, ये कैसे किया जा सकता है? और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो कैसे क्या क्या करे? कोई आई थिंक दोनों मुख्तलिफ सवाल है, बहुत अलग सवाल ठीक है, है, बट ग्राफिक डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत शदीद, मेरा कैमरा है ना, जी 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 जी, बहुत शदीद एक आप मुझे सैचुरेटेड भी देख फील्ड सकते हैं। क्यूटी बहुत शदीद एक सैचुरेटेड फील्ड है, मतलब बहुत ही शदीद। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ रियली कॉमन, मतलब ये तकरीबन एक हद तक बेस लाइन है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी सबसे पहले सोशल एक फॉलोइंग बनाएं, नॉट नेसेसरली कि मतलब आपके पास फॉलोअर्स हों, बट एक सोशल प्रेजेंस, दैट्स व्हाट आई मीन, कि मतलब आपका हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आप होने चाहिए, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आई थिंक ये रूल नंबर 1 है। कोई भी आप चीज़ ऑनलाइन करना चाह रहे हो या ना हो, आप हर जगह पे हो ताकि आपकी प्रेजेंस फील हो लोगों को। ऑनलाइन वर्चुअल एक प्रेजेंस हो, दैट्स नंबर 1, ठीक है? Do you get it? Yes, yes. She should be there. Okay. So virtual presence हो। Number 2, आप कोशिश करें, रीच आउट करें आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो नंबर 1 आपकी इमीडिएट जॉब सर्च में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोई भी रिश्तेदार है, उनके पास कोई बिज़नेस ओनर है, कोई है कि भाई मैं आपके लिए काम करता हूँ, फ्री में कर दूंगा, या ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से बनाया हुआ है, इस तरह के कुछ कोई रियल एस्टेट वो है, Grabbing the opportunities yourself. ठीक है। तो ये, और फिर एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा असल बंदों का काम करते हुए, दूसरा आपका दिस गोज हैंड इन हैंड कि जो आपकी सोशल प्रेजेंस है, आपका एक पोर्टफोलियो बनता रहेगा ऑनलाइन। ठीक है। ये नंबर 2। नंबर 3 कि खुद से आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन में है, इट्स क्रिएटिव काम है, तो आप खुद से कोई नई क्रिएटिव चीज़ें करें। मतलब कोई इंस्टाग्राम पे एक रील सीरीज शुरू कर दें कि मतलब एक टाइम लैप्स दिखाएं, कोई सोशल प्रेजेंस, अपना काम दिखाएं। वो जो उर्दू में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अब आप मेरे वापस पिछले सवाल पे जाएं। हम सब जानना चाहते हैं बहुत कि आप माइक्रोसॉफ्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा इम्तियाज, मैं इस सवाल का जवाब ले लूँ। आप बताएं माइक्रोसॉफ्ट में आपने कैसे अप्लाई किया था, और अगर मेरे जैसा कोई बंदा है, इम्तियाज इस बंदा तो रहने दे, मेरे जैसा बंदा करना चाहता है, कैसे करे? माइक्रोसॉफ्ट की तो ऑनलाइन, आई मीन कोई जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेशन होती हैं, सबकी जो मैस हायरिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है। सो यू जस्ट अप्लाई ऑनलाइन। आई थिंक वेबसाइट पे जाके, यस, वेबसाइट पे microsoft.com या लिंक्डइन पे जाके।
वेबसाइट पे Website पे बहुत सारे apply तरीके हैं, आई मीन इंडीड, लिंक्डइन, ठीक है। ये सब तरीके हैं सिर्फ रिक्रूटर्स तक पहुंचने के लिए। बड़ी कॉर्पोरेशन में अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इनका हायरिंग प्रोसेस बहुत लंबा है, तो सिर्फ रिक्रूटर्स तक पहुंचने के लिए आप कोई भी एवेन्यू यूज़ करें, वेबसाइट पे करें, लिंक्डइन, इंडीड। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपका कैसे होता है, कॉलर लेते हैं, है ना? मेरे ख्याल में ये अपना शेयर करें तो उससे समझ आएगा हमें ज़्यादा कि क्या होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा साहब और हमायूं भाई को सलाम। फजल रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम फजल कैसे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। जी। हमायूं भाई हलीमा साहब मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी ये आपके मौजूद से हट के बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। जी जी करें। देखें जी, गैस का बिल 28,000 रुपया हमें आया है, जो हमें 5,000 रुपया आता था। सड़कें जो बना रहे हैं वो भी मुझे लगता है आवाम के ऊपर ही डाल रहे हैं। 28,000 रुपया मैं ये आगे रख के बैठा हुआ, अभी ये मैं पे करने जा रहा हूँ। और हमारे घर में कोई भी जो है ना वो सरकारी मुलाजमत नहीं करता, ऐसे ही मेहनत मजदूरी करने वाले हम लोग हैं सारे, तो हम इतने बिल भेज रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये तकरीबन 25 साल से जो पाकिस्तान की अवाम है ऐसे ही बर्दाश्त कर रही है। ये इसका आप हुकूमरान को खुद देखना चाहिए कि अवाम कहाँ जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप एक काम करें, मैंने ये एक मशवरा है मेरा, आप गैस का बिल दोबारा लेके जाएं गैस के दफ्तर। हो सकता है आपकी जो मीटर रीडिंग है उसके मुताबिक बिल कुछ और बनता हो, वैसे चेक करा ले। अक्सर ये होता है कि उसमें एरर भी होता है, आप चेक करा ले, शायद बेहतर हो जाए। ह्यूमन एरर है ना, मैं और हलीमा ये कर सकते हैं। बंदा आता है वो ही आपकी रीडिंग्स वगैरह लेके जाता है। हाँ, हमारी टीम आपके लिए हो जाती है, ह्यूमन एरर भी आ जाता है। ठीक है, हमारी टीम आपके लिए सिर्फ ये कर सकती है। हमने आपकी कॉल मुल्कता बिल्कुल नहीं की, हम चाह रहे थे आपकी बात आगे तक जाए। कम से कम ये कर सकते हैं हम आपकी कि आवाज़ जो है कहीं शायद कोई सुन रहा हो और कहीं शायद उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको जरूरत है उनके कानों में पहुंचने के लिए। तो हमने ये कर दिया। आपने कैसे अप्लाई किया? हाँ जी, आपने कैसे अप्लाई किया था? मेरा अप्लाई तो ऑनलाइन था। आई मीन इट्स प्रीटी स्टैंडर्ड, आप बस ऑनलाइन जाते हैं, सीवी ड्रॉप इन एंड दैट्स इट। इन पर्सन सीवीज का कोई चक्कर नहीं है, at least there. अब हमारा टाइम आया तो सीवी खत्म कर दिया। नहीं, अच्छा सीवी है but you just PDF अटैच कर देते हैं। आपने कहा है बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो कुछ लोग होते हैं जो कभी लंबे प्रोसीजर की वजह से समझते हैं कि हमें तो इन्होंने बुलाना ही नहीं है, हमें तो नहीं है। ना हलीमा, मेरे जैसे लोग पता है कौन से जो फॉर्म इतना लंबा होता है, मैं कहता हूं इतना लंबा फॉर्म मेरे को रहने दो। नहीं, मुझे आई डोंट थिंक कि वहां का लंबा फॉर्म होता होगा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। नहीं, you know what they do these companies, ये क्या करते हैं, अल्लाह माफ करे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि सीवी आपने सबमिट कराई है, अब वही डिटेल्स आपने सारी टाइप करके लिखनी है। मैंने कहा यार खोले इसको, एआई का दौर है, खुद पढ़ ले इसमें क्या लिखा है। मैंने और जो दौर नहीं है ना, एआई बंदा पढ़ रहा है ना। आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूं जो ऑटो कंप्लीट होता भी है, हर चीज गलत लिखा होता है, ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है, वो कंप्लीट होता है, फिर वो सारा आपको दोबारा इरेज करके। यार माइक्रोसॉफ्ट में आपको जॉब मिल रही है, कुछ तो करो ना, मेहनत कर लो, कोई बात नहीं। आपने कभी इससे कभी फॉर्म फिल नहीं किया ना? तो मॉर्निंग शो से शुरुआत की पेजेस वाला फॉर्म भी फिल किया हुआ है, पाकिस्तानी जो 21 पेजेस का फॉर्म होता है, एक ही किया मेरे ख्याल में, पहला और आखिरी फॉर्म था। तो उसके बाद क्यों करती मैं, मुझे मिल गई थी, आई एम नॉट जॉबलेस नहीं, मैं यही कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, यही ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भेज के हर जगह हर एवेन्यू इस्तेमाल करें, लिंक्डइन पे करें, इंडीड, मतलब क्या हो सकता है बुरा, मतलब कोई जवाब नहीं देगा, बस करते रहें जो भी सामने आए। मेरे भी मतलब यही करते रहो। एक और चीज़ जिस पे आप एक एडवांटेज पे होंगे, अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो, ये चीज़ है जो मतलब कुछ लोग पूछते हैं, मतलब रेफरेंस तो बंदा दे सकता है, उस पर प्लस पॉइंट होता है क्योंकि जो भी रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं, अगर कोई इंटरनल रेफरेंस हो, किसी की अप्रिशिएशन मिली हुई हो पहले से, तो वो उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा आपके दो सवाल इसमें बनते हैं। ये जो आपने रेफरल की बात की है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा अगर उधर कोई काम करे उसका रेफरल दे, बहुत एडवांटेज होता है आपको, दे प्रेफर यू। एक दूसरा सवाल जो आप ये एक तो गोल वाले का आपने, आप ये इसका जवाब दें, मैं आपको दूसरा सवाल नहीं, इसी में एक चीज़ ऐड कर लें कि मतलब रेफरल कोई आपका कज़न है या कोई इस तरह का फ्रेंड है या फिर किसी के ने आपके साथ काम किया हुआ है, हर बंदा आपका रेफरेंस वहाँ पे पुट हलीमा, टू योर सरप्राइज ये होता है कि जो अगर आप किसी को जानते हैं ना, वो इज वर्किंग इन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट और समवेयर इन अ गुड कंपनी, आप उसका रेफरल देते हैं। मुझे तो यही पता है। यही होता है, मतलब तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि हर बंदा जो आपको जानता है या जिसने आपके साथ कभी काम किया है या आप उसको जानते हो, तो वो आपका रेफरेंस वहाँ पे पुट, वो काउंटर चेक करते हैं कि यू नो हिम, ऐसा ना हो ना क्योंकि फिर आपकी रेपुटेशन भी लाइन पे होती है। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट रेफरल, इट्स मोर ऑफ अ रेफरल देन अ रेफरेंस, कि मतलब जैसे आपको काम करना है माइक्रोसॉफ्ट में, तो मैं रिक्रूटर के पास जाऊंगा, वो मुझे देंगे, अच्छा ये एक स्पेशल लिंक है,
तो आप अपनी CV उस पर भेजेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये CV आपकी आई है, मेरा नाम उसमें अटैच होगा कि भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। ये सिस्टम। अब आपने कह दिया, अब आप मुझे रेफर करना है, आपने ऑनर कह दिया, आपने मुझे लगाना है। अच्छा रेहान, वन क्वेश्चन, आप है एंड्रॉयड डेवलपर। जहाँ तक मेरा जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो हमारा आधे सेब वाला है, ठीक है, यू नो व्हाट आधा सेब? No, I don't. एप्पल, हम Apple, ठीक है, ठीक है, अच्छा, iPhone, कह दिया मैंने, कोई मसला नहीं है, एप्पल, ठीक है। एक तो वो है और एक एंड्रॉयड है। आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। हाँ, तो मुझे बताइए उसके उस कोर्स को करने के लिए आपकी बड़ी मजे की बात है, तब आप सही कह रहे हैं, इसमें 2 प्रोग्राम हो सकते हैं। आपके जो हालात थे, द कंडीशन यू गाइस वर इन, आपके जो हालात थे उसमें 2 काम होते हैं। एक हम करते, हाय पैसे नहीं है, हाय क्या करें, हाय अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हाय क्या करें, ये देखें, हाय मेरे बू जो जॉब कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कुछ कर नहीं सके, हम ये भी करते हैं। एक होता है नहीं, विल मेक इट अप, विल डू समथिंग, हम कुछ करेंगे। आप लोगों ने वो दूसरा रास्ता अपनाया है। पर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर ही क्यों? क्या कोर्सेज मुफ्त किए या उसके लिए कोई पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ किया है? वो कैसे किया? हाउ डिड यू डू दैट दीस कोर्सेज? नहीं, ये जो एंड्रॉयड का सिर्फ एक हिस्सा है, 6-7 साल पुराना। मतलब बीच में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मतलब मैं सिर्फ एंड्रॉयड में लिमिटेड नहीं हूँ। दिस वाज जस्ट वन थिंग जो थोड़ी सी फेमस भी हुई थी, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर था। बट आई एम ऑल्सो एन iOS डेवलपर, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह अच्छा, आपने वो भी उधर अपने का हाँ, हर चीज़ पूरी हुई है, मतलब इट्स नॉट एक कोई स्पेशलिटी वगैरह नहीं है। फ्री किए? मिक्स, सो फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे, और बहुत आई मीन फिर ये वापस उसमें आता है ना कि जो फ्री कोर्सेज आपने यूट्यूब से सीखे, मतलब वहां से? हाँ, यूट्यूब वगैरह, और प्लस अ लॉट ऑफ पेड कोर्सेज एज वेल। यार आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रायान। और मैंने इसलिए इतने उससे पूछा है क्योंकि एक तो वाकई मुझे एक शौक लगा, और दूसरा ये कि हम कहते हैं कि कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। आजकल के बच्चों को कुछ समझ आ नहीं रहा है, वैसे जिस उम्र में आपको समझ सब कुछ आ गया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबको नहीं, कुछ है ना माशाल्लाह। ऑब्वियसली इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, इस तरह के बच्चे भी मौजूद हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्त से पहले निभाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग कहते हैं यूट्यूब से नहीं सीखा जा सकता, तो इज दैट रॉन्ग? यूट्यूब से सीखा जा सकता है और बहुत बेहतर सीखा जा सकता है। हाँ, यूट्यूब ऑब्वियसली यूट्यूब है, आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं, मतलब कुछ कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक हैं जो मैं नाम लिखता हूँ, मतलब फ्री कोड कैंप है, वो भी यूट्यूब ले आप प्लीज, ले क्यों नहीं ले, आप जरूर ले। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है रेहान सिद्दीकी, फ्री कोड कैंप है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। प्लस मैंने बहुत सारे पेड प्रोग्राम्स भी किए हैं। ये वो उस पर फिर वापस बात आ गई जो मतलब पेरेंट्स ने मुझे दी, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया वापस, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वापस इन्वेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज में। बट इस चीज़ पे मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, प्राइवेट कोचिंग में, ऑनलाइन कोर्सेज, पेड प्रोग्राम्स, तो वो सबका हाइब्रिड। थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने हलीमा और हुमायूं के उस बात पे आज स्टैंप लगाया जिस पे हम कहते हैं पेरेंटिंग। आपके पीछे जो कुछ है वो आपके वालिदैन ने आपको हिम्मत दी और साथ खड़े हुए कि नहीं, विल गेट अप, एंड सो प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स एंड थैंक यू फॉर देम कि उन्होंने आज हमें ऐसा बच्चा दिया जिस पे हम फख्र कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान का यंगेस्ट एंड्रॉइड ऐप डेवलपर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के यंगेस्ट इंजीनियर आज हमारे सामने बैठा हुआ है। इंशाल्लाह ताला यू विल गेट मोर माइलस्टोन। हम आपको बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, आपको दोबारा बुलवाएंगे, तब शायद आप यहाँ पर होस्ट और मैं वहाँ पे ऐप डेवलपर हूँ, और आप कहेंगे आप कहेंगे ओल्डेस्ट ऐप डेवलपर जो पर है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे आप। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको मिलवाएंगे एक प्यारे से नए मेहमान से। देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू द शो। रायान के साथ आप लोगों को पता है कि हमें इंडिविजुअली बहुत मजा आया, अब आप लोगों का पता नहीं, लेकिन एक और मजे का टॉपिक जो हमारे ऑब्वियसली हम गेस्ट भी वही बुलाते हैं जो आप लोगों को पसंद होते हैं, जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि उनको बुलाया करें। तो आज भी एक इसी किस्म के गेस्ट को हमने दावत दी है अपने शो पे। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी होती है या किसी का कोई ऑपरेशन होता है, तो बहुत सारे अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अल्लाह का शुक्र है
डॉक्टर है उन्होंने एक ऐसा एक्सपर्ट बिठाना शुरू कर दिया है जो उनको बताता है कि अब आपने ये चीज़ें करनी है, ये प्रैक्टिसेस करनी है और इस तरह से करनी है ताकि आप बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाए। सेहतयाब तो आप हो ही जाते हैं, आपकी हड्डी अगर टूटी है तो वो बेचारी जुड़ ही जाएगी किसी ना किसी तरह से और किसी ना किसी वक्त, लेकिन बेहतर तरीके से कैसे जुड़ सकती है और फिर आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। तो वो अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने, क्लिनिक्स ने शुरू कर दिया है कि एक स्पेशलिस्ट वहाँ पे हो जो आपको गाइड करे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि लड़के जो स्पोर्ट्स करते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको लड़का कहा, नोटिस किया आपने? नोटिस कर लड़के जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं, आपको क्या लग रहा था कि वो टेली नाची रहे हुए इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचारे इंजरीज का शिकार हो जाते हैं और इंजरी उनको फिर कुछ इस किस्म की हो जाती है कि फिर डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि अब आप ये वाली स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, अब आप ये वाली स्पोर्ट्स करें या अब खास तौर पे आजकल फुटबॉल और क्रिकेट का बहुत रिवाज है तो उससे बड़ी बहुत ज़्यादा जो हम घरों में, मोहल्लों में, सड़कों पे लड़के खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता, कोई पैड्स वगैरह, पैडिंग वगैरह नहीं की हुई होती और हार्ड बॉल से भी कभी कभी खेलना शुरू कर देते हैं ये साबित करने के लिए कि हम बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और हार्ड बॉल जब लगती है तो फिर तो नहीं, देयर इज अनदर सीन, आप जब इंट्रोडक्शन देंगे मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है कि वो बस अच्छा ठीक है। तो उस तरह के भी मिसहैप्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी किसी प्रोफेशनल के पास आपको जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये इंजरी कैसे ठीक हो सकती है और अब हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए। पहली चीज़ तो हो गई ये, और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान के हर दूसरे बंदे का मसला है वो है वेट लॉस। वेट लॉस कैसे हो सकता है, और अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, वो स्टक हो गया है, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने सिम्टम्स वगैरह बताएंगे तो हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपको बता देंगे कि आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट लॉस जो है वो परफेक्ट। हमारे साथ जी मौजूद है जैन शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जैन, आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था, बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह आप काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं वो बताना शुरू कर देती तो फिर बहुत टाइम निकल जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने नहीं बताया। और यकीनन आप हलीमा जैसे कहा आप डाइटिशियन भी हैं, आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी है, एंड इंक्लूडिंग ऑल दिस, वो सबसे पहला सवाल तो हम करेंगे आपसे, आप बताएं सुबह उठते कितने बजे? आजकल तो मेरी सुबह 7 बजे हो जाती है। 7 बजे। और आप रात को कब सोते हैं? 11:30-12। 11:30-12। आप बताएं हलीमा में एक ऐसी बुरी आदत है, इतनी गंदी नजर ने मेरी नींद को लगाई है कि अब मैं रात को आज भी 12 बजे सोया, मैंने सिर्फ 6.5 घंटे की नींद पूरी की है। मैं अच्छा खासा 8 घंटे पूरे कर रहा था। 10 महीने 11 महीने से आपके साथ हूँ, अगर मैंने नींद को नजर लगानी है तो बहुत पहले की लग जाती है। 10 महीने, 11 नहीं हुए, 10 हुए। अच्छा, मूविंग ऑन। शाहिद साहब, सबसे पहली बात जो हलीमा ने क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के बारे में की, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। इट इज़ लवली, अपने बच्चों को गली में खेलने दें, आप अपने बच्चों को पार्क्स में भेजें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज़ रियली नेसेसरी। पर हम लोग को इंजरी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उससे पहले वो जो एक फिटनेस होता है ना, जो एक्सरसाइज होती है, जो वार्म अप होता है, वो हम नहीं करते, तो फिर कभी एंकल मुड़ जाती है आपकी, कभी कोई कहाँ मसल पुल हो जाता है, इसी वजह से क्योंकि हम उससे पहले वार्म अप नहीं करते। क्रिकेट, फुटबॉल, जितने भी मैचेस होते हैं आप उससे पहले देखिए एक स्ट्रेच होता है, एक वार्म अप होता है, इसलिए वो नहीं करते, तो इस वजह से इंजरीज होती है। डू यू एग्री विद दैट? अगर आप स्पोर्ट्स के अलावा अगर फिटनेस पे ही बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो जिम्स जाते हैं, वो चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, जब उनका स्पेसिफिक डे होता है हर एक बॉडी पार्ट का, तो हाँ, तो उससे पहले भी वार्म अप होता है 5 to 10 मिनट्स का। अगर आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है तो आपने बाइसेप का एक प्रॉपर्ली वार्म अप करना है। आपने चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले आपने उसका वार्म अप करना है। इसी तरह हर एक स्पोर्ट्स की एक प्रॉपर्ली डिमांड है कि वो किस कैटेगरी का स्पोर्ट है। कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म परफॉर्म करना होता है। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो गेम है, अगर आप 2-3 घंटे आपने खेलना है उस पर। फुटबॉल की बात करें 90 मिनट्स की, वो प्रॉपरली पूरी गेम है। तो उसके लिए आपको एनर्जी लेवल्स अपने मेंटेन करने और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड सेट ऐसे है, कोई रूल्स नहीं है, कोई एक अवेयरनेस नहीं है। ख़ासतौर पे अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो उसकी वजह से भी ऐसे है कि हम कोई भी काम करते हैं, बट डायरेक्टली उस काम में घुस जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उससे पहले हमें क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या हमने अपनी रूटीन बिल्ड करनी है। नॉलेज नहीं ना। अच्छा, एक मेरी तरह के लोग होते हैं जैन जो सिर्फ वार्म अप करके समझते हैं कि एक्सरसाइज हो गई है, अब मैंने मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ वार्म अप वाली वो जो स्ट्रेचेस होते हैं वो करके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अब और एक्सरसाइज मैं कर ही नहीं सकती, मैं थक जाती हूँ।
दूसरी चीज़ ये कि खाने का कितना अमल दखल है इस चीज़ में कि हमारे जो इवन प्लेयर्स हैं जो हमारी नेशनल टीम्स का हिस्सा हैं उनके बारे में भी अभी तो हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन जब कोई इवेंट आएगा और जब हम देखेंगे उनको बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ, उनकी धज्जियाँ उड़ता हुआ, तो हमें याद आएगा कि ये तो फिर सब कहने लग जाएंगे कि मैं बताऊँ कि तुम लोग कितनी कढ़ाइयाँ खाते हो, मैं बताऊँ कि तुम लोग चावलों के पहाड़ बना बना के खाते हो। तो खाने का कितना अमल दखल है आपको लेजी बनाने में या आपके मसल्स को और आपकी बोन्स को वीक करने में, कि फिर वो टास्क आपसे परफॉर्म ही नहीं हो सकेगा अगर आप पहाड़ बना बना के खाओगे? जी, अगर आप प्रॉपरली कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर आप एक रिक्वायरमेंट को मीट करें और अपनी परफॉर्मेंस जो है दे सकें, तो उसके लिए आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इवन हर एक चीज़ के अंदर ना न्यूट्रिशन को लैक कर रहे होते हैं। हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो हम एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और एक हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हम कहते हैं कि आज हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, अब हम सही दबा के खाएंगे कि जो हमने बर्न किया ना वो आज हमने पूरा भी करना है। तो हमारा ये माइंड सेट बन चुका है बेसिकली। और अगर हमारे एथलीट्स के रेलिवेंट बात करें तो हमारे पास ना जो जितनी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जितने भी हमारे जो बोर्ड्स हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ पे ना कोई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। जी जी। तो वो बस अपने हिसाब से पोस्ट पे वो बंदा नहीं है जो होना चाहिए था। चेयरमैन भी मैं आई वाज अबाउट टू से दिस कि हम किसी भी पोस्ट पे वो बंदा नहीं है जो होना चाहिए, जिसको उसकी नॉलेज है। ऐसे ही है, ये सबसे बड़ा हमारा एक प्रॉब्लम है। और बल्कि एक मैं पिछले दिनों किसी, मेरे ख्याल में वसीम अकरम का या किसी का इंटरव्यू था, वो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि कोई आज से 10-15 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना कोई वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे, और वो साथ ना अपना खाना और अपना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट साथ लेके आए थे, और वो सब वो केले लेके आते थे और हम बिरयानी बैठ के खाते थे। तो ये हमारा बेसिकली सिस्टम है। और अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं, कोई भी आपका गोल है, तो उसके लिए जो आपकी न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं तो उसमें 80% रोल हमारी डाइट का है, 20% रोल हमारी फिजिकल एक्टिविटी का। अच्छा जैन, हलीमा ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा था, मैं इसको बड़ा ब्रीफ करके अब पूछता हूँ आपसे, मतलब उसी सवाल में से एक चीज़ निकाल के ब्रीफली आपसे पूछता हूँ। कहा यह जाता है कि साउथ एशिया वाहिद और बांग्लादेश को भी इसमें मिला लिया जाए तो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रोटी को बड़ा न्यूट्रिशियस समझा जाता है। लगता है कि रोटी 2 रोटियाँ खा ली, पेट भर गया, हम ठीक हो गए। क्या रोटी को हमने, हालांकि अगर आप बाहर देखिए बॉडी बिल्डिंग सब में उनको रोटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अगर रोटी को बीच में से निकाल लिया जाए तो बाकी सी चीज़ों से आपको न्यूट्रिशन मिल सकती है। मुझे रोटी का कॉन्सेप्ट समझना है आपसे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, जो रोटी है ना बेसिकली क्या है, रोटी ये है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और हमारे मुल्क की ना आपको पता है स्टेपल क्रॉप 3-4 ही हैं, रोटी है, चावल है, चीनी है, ऐसे यही 3 चीज़ें हैं जो हमारे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर के मुल्कों के अंदर इस चीज़ का ट्रेंड सेट इतना नहीं है जितना हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप हमारे किसी पूछेंगे तो उसने आपको पहले यही कहना है कि मैंने आज 2 रोटियां खाई हैं, आज मैंने 3 रोटियां खाई हैं। बिल्कुल। और हम लोग रोटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उसके अल्टरनेटिव हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास कभी हमने किसी को ये कहते नहीं सुना कि आज मैंने इतना गोश्त खाया है, इतने फ्रूट्स खाए हैं, इतनी वेजिटेबल्स खाई हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो वेट लॉस कर रहा होता है कहता है मैंने सैलेड खाया, दूसरा कहता है मैंने तो 2 रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह खाई। ये हमारा सिस्टम ऐसे ही है। और यही मेन हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन एक बन चुकी है, एक ट्रेंड सेट हो चुका है, उस ट्रेंड से हम लोग बाहर नहीं निकल। ज़ैन, क्या रोटी को निकालना ज़रूरी है डाइट से? क्या रोटी को मुझको, मैंने एलिमिनेट किया हुआ है, मैं 2 महीने से मैंने रोटी नहीं खाई है, ठीक है, मैं बहुत सारी अदर चीज़ों से ले रहा हूँ, राइट, बिकॉज मुझे लगता है रोटी डाइजेस्ट होने में बड़ा टाइम लगाती है और आपका जो पेट है ना वो रोटी से निकलता है, ठीक है, क्योंकि वो हम खाते भी 10 मिनट पहले सोने से, और रोटी खाते इतना हमारा टेढ़ होता है और हमें कोई परवाह नहीं है कि हम लोग किस तरह के। सो रोटी को निकालना ज़रूरी है कि उसको बहुत कम कर दिया जाए या वैसे ही रखा जाए? जैसे एलिमिनेट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो आटा आ रहा है ना रोटी के लिए, वही हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रहा। वो ओरिजिनल नहीं आ रहा, वो टोटली फाइन फ्लोर है आपके पास, हम टोटली कहते हैं स्टार्च है। सफेद आटा हमने खाना है, हमें बहुत पसंद है वो सफेद आटा। अब वो सफेद आटा किस चीज से बना हुआ है ये हमें नहीं पता। उसके अंदर सारा कुछ रिमूव कर दिया गया ना, जो ब्रांड है उसके अंदर नेचुरली है वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया। जो टोटल फाइन फ्लोर एक बना है मैदा, जो स्टार्च है टोटली, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोटी को या व्हीट को ना डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे। यस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं। हम कॉलर लेने अगर आपकी इजाज़त हो। हमारे साथ है एमन। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एमन जी, कैसी हैं आप? जी एमन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एमन जी, क्या कहेंगी? मैंने हुमायूं भाई से बात करने के लिए कॉल की है। अच्छा। कल मैंने आपका शो देखा रिपीट पे। अब मुझे बहुत ज्यादा मायूस और वो क्या कहते हैं संजीदा और चुपचाप और खामोश से लग रहे थे, तो मैंने कहा आपने कोई और शो देखा होगा।
इन तीनों अल्फाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो वैसे कल आपको थोड़ी सी नींद आ रही थी। नहीं, कल मुझे नींद आ रही थी। अच्छा आपको, हाँ एमन जी पता नहीं हो सकता है नींद आ रही थी हुमायूं को, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी बहुत, हाँ नींद आई। मैं माजरत के साथ अगर मैं आप लोगों को कल उस तरह एंटरटेन नहीं कर सका, अगर मैं कल संजीदा लगा और मायूस लगा, पर मैं कल आपने फरहत आंटी को गेस्ट किया था ना, आप मुझे भी गेस्ट करें। मैंने आपको लास्ट कॉल की थी, क्या कहा था? हाँ एक तो जब इम्तिहान मुझसे लेते हैं आप ही को शौक है ना गेसिंग करने का। एमन जी मुझे याद नहीं है, सॉरी थोड़ी सी हिंट दे, में याद आ जाएगा मुझे। चलिए, आपने मुझे एक दफा कहा था, आपने ऐसे कॉल किए जैसे रजाई में से कॉल कर रहे हो और आप डांटता भी था आपने मुझे अगली बार, आपको याद है आपने कहा था, आपने मुझे क्यों कहा है कि रजाई से आप कॉल कर रही हो, यू रिमेंबर यू सेड दैट। आप यकीन माने यहाँ पे 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और अब मैं वाकई रजाई में से कॉल कर रही हूँ। आप मुझे बात बताएं, सियाचिन में तो नहीं रहती, इतना टेम्परेचर तो और कहीं पे भी नहीं है। नहीं, लाहौर में 6 डिग्री है। अच्छा, मुझे लगा आप ग्लेशियर से कॉल कर रही है, किसी ग्लेशियर के अंदर है आप। नहीं, लाहौर में वाकई आज 6 डिग्री है। अच्छा, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, एनर्जेटिक रहे। मैंने बहुत दिन के बाद कॉल किया और आप लोगों ने मिस भी नहीं किया। नहीं, अब आपने डांट जो दिया था हुमायूं को, इसलिए मौका दिया कि ना आपको मिस करे। अब आपने इस तरह से बात की है प्यार से उससे, तो अब हुमायूं ने लिख लिया अपने दिल पे आपका भी नाम। बस आपने बस कहना मैं रजाई बात कर रही हूँ, मुझे याद आ जाए कौन है, आपने एमन नहीं कहना, ठीक है? नहीं, कोई अच्छा सा लिंक रखना है। चले, ग्लेशियर ठीक है। थैंक यू सो मच एमन फॉर कॉलिंग। शिराज हैं जी हमारे साथ भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीमा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी अमायू भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। आपको पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे? आमीन जी, अल्लाह ताला आप दोनों को भी खुश रखे, आपकी टीम को भी खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया शिराज भाई। क्या माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है जी, पूरी फैमिली भी देख रही है और बाकी हमारी टीम भी देख रही है, और शहजाद भाई है मेरे, वो भी देख रहे हैं, उनको बहुत शुक्रिया सबका। शहजाद भाई को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं जी आपके लिए। अल्लाह ताला हम पर आसानी करे और हर काम में कामयाबी दे। आमीन आमीन आमीन। डेविड पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है, आई हैव नो आइडिया, पर चले आप बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपनों की तो हमारे सब दुआएं होती हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी होंगे आपके लिए दुआ। सर आप लोग की दुआओं की वजह से अब तक हम लोग ठीक है, वरना हलीमा जिस तरह का इसका बर्ताव है लोगों के साथ, इसने तो कब से तबाह बर्बाद हो जाना है, लेकिन आपकी दुआएं चला रही हैं इसको। ख्याल रखिए। नहीं ऐसा हो ही नहीं। हलीमा जी को काफी टाइम से हम आपको देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ वैसे नहीं। थैंक यू सो मच शिराज भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जब कॉल आती है आप अपनी झोली में क्या देखना शुरू कर देते हो? जो हीरे जवाहरात निकल रहे। अच्छा, न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते हैं। जिससे हुमायूं ने कहा कि वो दूसरी चीज़ों से अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी कर लेता है, रोटी पे उसको इतना रिलाय नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ वाकई मसला ये हो जाता है कि जब हम अपनी रोटी छोड़ते हैं तो हमें पता तो है नहीं कि हमने किस चीज़ से अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करनी है, तो हम वो चीज़ें तो खा नहीं रहे। हम सिर्फ खाएंगे 4 पत्ते सलाद के, चलो 1 टमाटर खा लेंगे, 1 खीरा खा लेंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें हम खा लेंगे। मैंने रात को यही तो हम इस तरह की चीज़ें खा लेंगे, लेकिन दिन में तो आप खाते हो ना, पॉरेज खाते हो या कोई फिश खाते हो, कुछ इस तरह की चीज खाते हो उसको पूरा करने के लिए। अब आपने किससे ये जाके पूछना है या किस तरह से आपको पता लगेगा कि अगर आप रोटी छोड़ रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट में क्या होगा? बिल्कुल। हम जब भी डाइट की बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं। हम फूड आइटम्स के ऊपर फोकस करते हैं, फूड ग्रुप्स के फोकस नहीं करते। आप सीरियल्स की बात करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ सीरियल्स। आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल्स भी आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर है। अब उसको भी हम मज़ीद कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स स्टार्ची होते हैं, कुछ नॉन स्टार्ची होते हैं। उसके बाद जब आप फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की भी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास सीजनल फ्रूट्स की। उसके बाद आप मीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो भी कैटेगराइज हो के 8-10 टाइप्स निकल आती हैं आपके पास आराम से। मिल्क की भी डिफरेंट वैराइटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। तो हम सिर्फ एक फूड आइटम के ऊपर फोकस करते हैं, फूड ग्रुप पे नहीं फोकस करते। हम सीरियल्स पे आके सिर्फ रोटी के ऊपर आके फंस जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास ओट मील भी ऑप्शन है, हमारे पास पोरिज का भी ऑप्शन है, हमारे पास मजीद और भी इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द सीरियल्स। तो हम उन चीज़ के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, खासतौर पे जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस की हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं डाइजेस्ट करना प्रॉब्लम हो रहा था, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ही ये होता है कि वो वीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और हमारा मेन सोर्स क्या है खाने में? वीट है। और जो हम पराठे खा रहे हैं वो गंदम के खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं वो गंदम की खा रहे हैं, और वही गंदम हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से
सीलिक डिजीज़ के पेशेंट के अंदर मोस्टली ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा आजकल ये बढ़ चुकी है। ओके, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हलीमा ने जो आपसे सवाल पूछा उसी को ट्रांसलेट करके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरी बड़ी दुखती रह है। विल कम बैक आफ्टर ब्रेक, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शुभ सवाल, जल्दी से आपकी तरफ आते हैं। मुझे बड़े अजीब लगते हैं, अल्लाह ताला सेहत दे ये न्यूट्रिशनिस्ट को, लेकिन वो कहते हैं, हम जब भी कोई सवाल करते हो जिन्होंने कहते हैं आप एक काम करें, आप सबसे पहले अच्छी डाइट लें। मैं आपके सर पे कुछ मार दूं, अच्छी बताएं तो सही क्या डाइट है अच्छी डाइट नहीं, आप अच्छी डाइट ले ही नहीं रहे। अच्छी मत करें, अच्छी मुझे बताएं अच्छी डाइट ना आपके सवाल को बहुत वो किया है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन बहुत बेचारे हंस और दूसरी बात वो कहते हैं कैलोरीज इनका आप काउंट नहीं कर रहे हैं। यार मैं क्या करूं, अब टमाटर रखूं वेट के ऊपर देखूं इसमें कितनी आप हमें बताएं कि कैलोरीज इन काउंट कैसे करना है, अच्छी डाइट होती क्या है। अगर एक बंदे ने अच्छी डाइट खानी है तो नेम लें कि इस चीज में ये लें, इसमें अच्छी कैलोरीज है ये, तो वो जरा बताएं। हम आपको अभी वक्त दे रहे हैं, आपने आराम से। सही है। अच्छा, आप गुड डाइट या बैलेंस डाइट की बेसिकली बात करना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा ये कि हम अच्छी डाइट इसलिए हम कहते हैं कि लोग नहीं ले रहे कि हमारा जो मेन फोकस है वो फास्ट फूड कंजप्शन की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है, फिजी ड्रिंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग नेचर से बिल्कुल हट चुके हैं। तो अच्छी डाइट बेसिकली वो है जो फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स हो, जिसके अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा ना हुई हो। आप लोग अमीर लोग की बात करें जो फास्ट फूड खाते हैं, हमारे यहाँ कोई ताल्लुक फास्ट फूड का नहीं है। अब इतना महंगा हो गया फास्ट फूड, अल्लाह माफ़ करे कि ना लेते, और अब काफ़ी सालों को तो बाइकआउट नहीं। ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन है, आप गली में ही अपने चले रहे हैं तो आपको रात को 2 बजे ही फूड पांडा वाला नज़र आ जाएगा गली में अपनी। ये तो है, ये बहुत कॉमन आजकल प्रैक्टिस है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आजकल के दौर में। तो और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हमारे उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। आपने अच्छी डाइट सारी काउंट के बतानी है। हमारे साथ कॉलर है, वेट करें बेचारे काफ़ी देर से, महंगाई है, बिल आएगा उनका बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, खुरम भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बाजी क्या हाल है, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसे है मूसा? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। सारे आपके जैसे भाई लोग जो है ना सारे फोन करते हैं तो कहते हैं उसको सर्दी में ना निकालिएगा, ये ना कीजिएगा, वो नहीं कीजिएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के ना जब आप केयर इतना करते हो। तो मैं आपको बाजी बोलता हूँ, आप माइंड तो नहीं करती ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्यों मैं माइंड करूँ? मेरी मम्मा और मेरी वाइफ भी मुझे कहती, मेरी मम्मा कि तू क्या बाजी बाजी कहता था। मैंने कहा बाजी में पनाहियत होती है, आप ही में या उसमें थोड़ा सा ना नहीं, डर और खौफ भी तो होता है बेगम का कभी न कभी, वही तो रहता है दिल में। तो इस वजह से ना। और आप भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? एज यूजुअल आज भी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, सलामत रहें। मेरी मम्मा तो आपके लिए ना मुझे कह रही भाइयों से बात करना कि अगर रिश्ते का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढें, फिर कुछ शादी वगैरह करने का। नेकी और पूछ-पूछ, नेकी और पूछ-पूछ। हुमायूं की जब तक हो नहीं जाएगी ना, हो नहीं जाएगी तब तक हुमायूं बिल्कुल ओपन है फॉर एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, एनी काइंड ऑफ। लो अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। अभी ना कुछ दिन पहले मेरी मम्मा गई थी जनाजे पे। मेरी मम्मा जनाजे पे भी जाके एक लड़की देख रही थी इनके लिए, क्योंकि उनको एक लड़की नजर आई। मम्मा कहती इसकी सुजूद ये पता है खुरम भाई, ये आंटियों की बड़ी अच्छी वो होती है, हॉबी होती है। एक शादी और एक जनाजा, ये वहाँ जाके लड़कियां ताड़ती हैं, देखती हैं कि ये ठीक है, ऐसी ना कोई असल में ना नब्ज होनी चाहिए उसकी चलती हुई। शुरू से ही आदत रही है कि जो भी फर्ज करो मेरी कोई रिलेटिव है ना, कोई लड़की उनकी जवान हुई है, कोई लड़का यंग नजर आया, तो दोनों की बात आपस में शुरू कर देते कि यार इनको मिलाओ आपस में ना। ये बहुत अच्छी बात है। बड़े रिश्ते भी मम्मा ने ऐसे अपने रिलेटिव्स में करवाए हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर नहीं, मेरा सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आंटी को बता दीजिएगा खुरम भाई कि लड़की जिंदा होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। नाश्ता दे दीजिएगा मुझे, कोई जिंदा लड़की हो। नहीं, लड़कियां हम ऐसी ढूंढेंगे जो खुद भी चल फिर सकती है और उसकी नब्ज भी चल फिर सकती हो ना, वो ढूंढेंगे हम इंशाल्लाह। और बाल सफेद ना हो। जी 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 माइया भाई, बाल सफेद ना हो, काले स्याह बाल हो। मैं शादीशुदा काले स्याह चलें, कलर करवा देंगे, कोई मसला। कलर कौन सा महंगा मिलता है आपको दिखाएंगे ना जब कलर। यहाँ पे हमें फराद भाई का रंग पूरा नहीं होता तो आप कलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फराद भाई का डाई पूरा नहीं हो रहा और आप बातें कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे भाई? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि वो जारी सी बात है, अभी मेरी जो वाइफ है अभी प्रेगनेंसी से उनको हुआ है, तो अभी बेटा अल्लाह ताला ने दिया, तो मैं पूछना ये चाह रहा था क्योंकि अब वेट थोड़ा गेन कर गई है, वेट ज्यादा हो गया, तो उनके बारे में कोई प्लान बताएं
कि वो खाए, उसका वेट थोड़ा नॉर्मल हो। यानी कि अभी वो थोड़ी डिस्टर्ब इस बात को लेके, मुझे भी लेके बार बार कहती है कि हम सर्दी का इतना मौसम ऐसा है कि वॉक तो भी नहीं कर सकती, उसकी ऑपरेट से बेटा हुआ है। तो कोई ऐसा प्लान बताएं कि वो उसका वेट थोड़ा कम हो, उससे ना थोड़ा सा उसको आए। ठीक है, यानी कि वो जो फोर्स है, जो ताकत है, वो उतनी ही हो, लेकिन वो थोड़ा सा फैट ना हो उसके अंदर ना। कोई ये बताइएगा जरा मुझे प्लान। ठीक है। अच्छा, आपने भाई कभी किसी और फैमिली मेंबर से बात नहीं करवाई? वैसे आप ही स्पोक्स पर्सन है घर के, अगली बार कॉल करें या तो अपनी बेगम से बात करवाएं या आंटी से बात कराएं, अपनी मदर से। अभी आंटी से करवाऊं? अभी करा दें, चलें कराएं। मम्मा बात सुने जरा। अल्लाह माफ करे से मामा क्या इधर फरिश्ते भी आ गए होंगे घर में, दम पर आ दे कोई। अच्छा एक मिनट, मम्मा जरा चेंज, मम्मा ना वो उधर हैं कमरे में, कह रहे हैं कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। चेंज मेरे मिलने नहीं आया हुआ, उनसे कहे ऐसे ही आ जाए, फोन पकड़ाने। आप एक मिनट बात सुन लो। तो आप चले जाओ ना, मम्मा को बुलाई जा रहे हो। अब क्या आप क्या लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं? नहीं मैं मोबाइल से ही कर तो रहा आप हूँ। चले जाओ, चीखो पुकार लगा दिया आपने। यार वो अंदर कमरे में ना चेंज कर रहे हैं, समझो बात को। अच्छा, ओके हम होल्ड करते हैं जी, आप सब होल्ड करो। चलो मम्मा, भाइयों भाई कह रहे हैं मैंने बात करनी है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, इस मुल्क में? बहुत मुश्किल है। से बात करवा दो फिर मैं करा दे, किसी से भी करा दे, कोई मुकाए। अच्छा मैं लाउंज में बैठा हूँ, सारे अपने अपने कमरों में ना सर्दी। चले आप एक काम करना, अगली बार कॉल करेंगे आप हमें आंटी से बात करा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉल का प्लान है, कल आपको कॉल कल का प्लान है, ठीक है, कल हमारा प्लान है आंटी से बात करने का। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई फॉर कॉलिंग। अच्छा, उनकी जो वाइफ है 2 महीने हो गए बच्चा हुए हुए और ऑपरेट से बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, तो अब वो चाह रही है उनका वजन थोड़ा घट जाए। तो कोई आप डाइट प्लान भी बता दें और थोड़ी एक्सरसाइज भी बता दें। ठीक है, जो ये फेज़ होता है जिसे हम लैक्टेशन का फेज़ कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस होती है। तो उसमें आपने बच्चे को फीड करवाना होता है और आपको अपने लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारा जो मसला ये है कि लोग जब वेट लॉस के ऊपर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फैट डाइट्स के ऊपर फ़ौरन लग जाते हैं। तो पहली चीज़ ये कि बिल्कुल कोई ऐसी शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पड़ना कि जिसके थ्रू आपका वजन कम हो, क्योंकि इस टाइम ना एक आपकी अपनी न्यूट्रिशन भी आपके साथ लिंक है और एक आपका जो बच्चा उसकी भी न्यूट्रिशन आपके साथ लिंक है। तो उसके लिए ये है कि सबसे जो मेन चीज़ और सबसे जो बेसिक प्रैक्टिस है वो यही है कि जो आप इनटेक कर रहे हैं उसी के अंदर ना अपने पोर्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दें। ठीक है। पोर्शंस ऐसे कंट्रोल करने हैं आपने कि जितने जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको थोड़ा सा कम करना शुरू कर दें। जैसे रोटी चावल की क्वांटिटी को रिड्यूस करें, बंद नहीं करनी, क्वांटिटी को रिड्यूस करना है। इसके बदले जो आपका थोड़ा प्रोटीन बेस्ड आइटम है, मीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा देना है। मतलब चावल थोड़े डालें, जो सालन है वो थोड़ा ज़्यादा कर लें ताकि आपका पेट भर जाए। तो थोड़ी सी आपने ना अगर 2000 कैलोरी लेट्स सपोज आप ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा 300 कैलोरीज कम लेना शुरू करते हैं, रेदर देन कि आप डायरेक्टली 1200 कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो आप अपने जो पोर्शन उनको कंट्रोल करें और नॉर्मल एक जो फिजिकल एक्टिविटी है वॉक से स्टार्ट करें, अपनी रूटीन करें। आपसे अच्छी डाइट का पूछते हैं, अभी वापस आते हैं। शोएब हमारे साथ है कॉलर। शोएब जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है शोएब जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बताइए क्या कहेंगे शोएब भाई? आवाज तो कट रही है, 1 मिनट में टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लूं? जी कर ले, हम होल्ड कर लेते हैं। मेरा तो दिल कट रहा है, तो आवाज क्या कटेगी जी? हाँ जी सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम। जी सर, क्या कहेंगे? आवाज कट रही है सर आपकी। चले, अब ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, दोबारा कॉल करें ताकि हम आपको आपसे बात कर सकें। अब अच्छी डाइट क्या है जी, कैलोरी काउंट कैसे करना है, अच्छी डाइट क्या होती है? कैलोरी काउंटिंग के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कैलोरी काउंटिंग के चक्कर में पड़े आते हैं और वो अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर लेते हैं, साइकोसिस में चले जाते हैं। कि वो इस वजह से चले जाते हैं कि आज हमने इतनी लेनी थी, आज हमने इससे ज़्यादा ले रही हैं, आज हमने इससे कम ले रही हैं। उससे ज़्यादा जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि आप अपने क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, कि जो आप चीज़ ले रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो प्रोसेस तो नहीं है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है अपने पोर्शंस के ऊपर कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो आपने लेनी कितनी है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट और एक एथलीट की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर एक नॉर्मल पर्सन की हम बात करते हैं तो हम कैलोरीज पे बात करें तो हम कहते हैं 2000 या 2200 कैलोरीज को रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, अगर उसने लॉस करना है तो ऑटोमेटिकली उसने खुद जज करना है, क्योंकि बंदे को इतना पता होता है कि मैं क्या चीज़ गलत ले रहा हूँ, क्या चीज़ सही ले रहा हूँ, किस क्वांटिटी में ले रहा हूँ। उसने खुद ब खुद अपनी जो चीज़ें उसकी क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना है।
ज़्यादा कम नहीं करना, एक रोटी से आधी रोटी पे आ जाए। कोई भी चीज़ अगर आपने किसी की एलिमिनेट करनी है, आप डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते उसकी लाइफ से, वो स्लो प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है आपने लेके चलना है। क्योंकि हमारा ये होता है जब हम किसी शॉर्टकट में पड़े आते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। और हमने अभी वेट लॉस करना है, हमने महीने में 10 किलो वजन गिरा लिया है, लेकिन महीने बाद दोबारा हमारा वो 10 किलो 12 किलो दोबारा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारी जो प्रैक्टिसेस है ना, जो शॉर्ट टर्म प्रैक्टिसेस हैं, इन्होंने ज़्यादा हमें ख़राब कर दिया है। तो हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, खुद को देखना है कि हम उस चीज़ के ऊपर लेके चलें जिसको हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें, ताकि जब हमारा वेट लॉस भी कर रहे हैं तो वो एक स्लो कम होता रहे, और दूसरा वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबिलिटी। अब हम डायबिटिक की तरफ आते हैं। नहीं, एक मुझे सवाल पूछना, वो उसी से रिलेटेड है, फिर आप उसकी तरफ आ भी जाना। हम जो न्यूट्रिशनिस्ट से जब डाइट प्लान बनवाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट को मैंने देखा है कि वो बड़ा ज़बरदस्त डाइट प्लान बना के देते हैं कि उसमें हर चीज़ भी होती है ताकि आपको क्रेविंग ना हो। क्योंकि अगर किसी ह्यूमन साइकी आपको किसी चीज़ से मना कर दिया जाए तो फिर बिल्कुल आपका दिल करने लग जाता है कि यार इतने दिन हो गए मैंने खाया नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट को देखा है वो बड़ा अच्छा डाइट प्लान बना के देते हैं। हर चीज़, पास्ता भी इवन उसके अंदर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन घर का बना हुआ, ताकि आपको कोई मसला वगैरह ना हो। क्या वो डाइट ज़्यादा बेहतर है जो हम न्यूट्रिशनिस्ट से बनवाते हैं ताकि हमें पता हो, और उनमें वो बीमारियों का भी ख्याल रखते हैं कि इसको ये बीमारी है, उसको ये मसला है, इसको ये मसला है, वो ज़्यादा बेहतर है, या खुद ही से आप अपने लिए डाइट प्लान बनाएं और वो एक 700-800 रुपए की मशीन मिलती है जिसपे कैलोरीज आप वो करके देखते हो कि इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, वो आप खुद से ले लो और खुद से बनाना शुरू कर दो। आपको भी अपने बारे में पता ही होता है कि मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, वो करें। दोनों में से क्या ज़्यादा बेहतर है? अगर तो आप किसी मेडिकल इशू के साथ लिंक्ड है ना, खास तौर के ऊपर, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज होती है जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। और बैलेंस डाइट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने हर फूड ग्रुप को फॉलो करना है, हर फूड ग्रुप से आपने चीज़ें देनी है। और जब हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे आते हैं तो हमने उसको उस डिजीज़ के साथ उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके सिम्टम्स हैं, उनके साथ लिंक करके फूड जो है प्रेस्क्राइब करने होते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर कोई रिजल्ट अगर ओरिएंटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस एक ऐसी है कि अगर मैं आपको एक डाइट प्लान दे भी दूंगा ना, तो मोस्टली आप ना मोटिवेशन में ना कोई हफ्ता एक उसको सही तरह फॉलो करेंगे, हफ्ते बाद आपका मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने किसी को डाइट प्लान बनवाया था, मैंने उसको फॉलो भी करना है। नहीं, जितने न्यूट्रिशनिस्ट आजकल पैसे ले रहे हैं ना, वो उसके बाद हम करते हैं वो फॉलो। नहीं, उसके अलावा भी कई लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, वो नहीं करते। तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है उसके साथ मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इवन डाइटरी पैटर्न्स भी ऐसे होते हैं जब स्पेशलाइज या कस्टमाइज डाइट प्लान होते हैं, तो उसके अंदर ना आपकी, क्योंकि अगर आप वेट लॉस को भी खाली लेके चल रहे होते हैं ना, तो आपका जब वेट लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी नीड्स चेंज हो जाती हैं उसके बाद, तो वो वेट स्टक हो जाना या डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको साथ साथ फेस करने पड़ रहे होते हैं। अब डायबिटिक लोगों के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज है डायबिटिक लोगों की। डायबिटीज़ के लिए कौन सी चीज़ें एज ए न्यूट्रिशन आप बताते हैं कि मुज़र है वो नहीं खानी? डायबिटीज़ के अंदर जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो मेन रूट कॉज है वो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? हमारा ग्लूकोज का इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुका है और रिफाइंड ग्लूकोज का इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे मेन चीज़ अगर कोई भी डायबिटिक है तो वो आप कोशिश करें कि ये फास्ट फूड और शुगर का खास तौर पे जो इस्तेमाल है उसको एलिमिनेट करें। खासतौर पे जो चीनी है हमारी सफ़ेद चीनी, अगर आपने इसको एलिमिनेट करना आपके लिए एक मुश्किल काम है, तो सबसे पहले अगर आप चाय में चीनी इस्तेमाल करें तो उसके अंदर से निकालना शुरू कर दें। 7 से 10 दिन लगेंगे। आपकी मुश्किल काम नहीं, मुझे लगता है you just have to make your habit। हुमायूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप ये सोच लो कि मैंने ये करना है तो आप मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने अपनी जिंदगी से खत्म की हैं जो कि मुझे लगता था ओ माय गॉड खत्म होगी तो मैं क्या करूंगा। जैसे रोटी वाज वन ऑफ द थिंग, मैंने कहा मैंने खत्म कर दी तो क्या होगा। आई एम जस्ट सो नॉर्मल अबाउट इट बिकॉज अब मैं दूसरी चीजों से अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर लेता हूँ, तो आई थिंक इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट डायबिटिक लोगों के लिए क्या चीज़ मुझे, एक तो फास्ट फूड आपने कह दिया, शुगर कह दिया, क्या शुगर की जो चीज़ें बनी हुई हैं वो भी माइनस कर दें जो कि नेचुरल फ्रूट्स वगैरह हैं जिसमें शुगर होता है? उसके अंदर अब 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी जो बॉडी है आइदर वो उसकी इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो इसके अंदर जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी 2 तरह के फूड्स आते हैं। एक तो वो जिसके अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आपके पास आजकल तो वैसे सीजन नहीं है मैंगो इज टू मच शुगरी फूड प्रोडक्ट, वो भी डायबिटिक लोगों को मना किया जाता है। मैंगो के आपका बनाना जो है उसके अंदर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ओ माय गॉड। तो मोस्टली जो डायबिटिक फ्रेंडली जो अगर आपको माल्टा ठीक है, उसके अंदर भी आपका काफी हद तक होती है शुगर कंटेंट, लेकिन एक माल्टा एक दिन में खाया जा सकता है। ये सोचो ना कि आप कितना खा रहे हो। हमारे यहाँ तो 5-5, 6-6 खाना शुरू कर देते हैं बैठ के एक ही नशिस्त में, तो फिर मसला होगा। गजाला है हमारे साथ। सुबह खैर गुजाला जी, कैसी हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और मायू भाई का क्या हाल है? गजाला जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? घर में सब ठीक? ठीक ठाक। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। सलामत रहें। हमारे जो गेस्ट आए हैं हमसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, तो कोई लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, शुगर लेवल भी कभी कभी कम हो जाता है उससे, अगर आप बिल्कुल छोड़ें। ठीक है, ब्लड प्रेशर मुझे है लेकिन शुगर तो नहीं है, वैसे ही मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर छोड़ दें तो किसी फॉर्म में भी नहीं लेती? फ्रूट भी नहीं खाती हैं आप? मिठाई कुछ भी नहीं खाती? जी जी, बाकी मैं लेती हूँ फ्रूट वगैरह, सिर्फ तो बस उससे पूरा होता है। दैट्स वेरी नाइस। पर फिर भी पूछते हैं, हमें तो ज्यादा नहीं पता। जैन आपको सही बताएंगे। थैंक यू सो मच। सलामत रहें। बात सारी ग्लूकोज की है। हाँ। चाहे आप ऐसे चीनी ले लें या आप ग्लूकोज या आप कार्बोहाइड्रेट्स का कोई और सोर्स ले लें। आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके पास जो आप रोटी की बात कर रहे हैं, आपका रोटी खुद एक ग्लूकोज प्रोवाइडर है जहाँ से आपको डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रही है। यार वो स्टार्च चावल भी है, तो चावल भी छोड़ दें, रोटी भी छोड़ दें, क्या खाएं? नहीं, मैं क्या, वो आप चीनी को निकालते हैं तो ये सारी चीजें मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जो डायबिटिक लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कि रोटी ना खाएं और चावल में भी स्टार्च होता है, तो क्या खाएं? वैसे उसी के साथ लिंक करके मैंने पूछा। हाँ, आप उसको उन चीज़ों के साथ रिप्लेस करेंगे जिसके अंदर से उनको डायरेक्टली ग्लूकोज ना मिले, फ़ौरन ना मिले। खास तो उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है ना हमारी कौम का, जैसे अभी 1-1.5 महीने बाद रमज़ान भी आने वाला है। जी जी। तो हम 16 घंटे फास्टिंग करते हैं या रात को भी हम सोते हैं तो 12 घंटे का हमारा फास्टिंग का एक टाइम पीरियड होता है, और 5-6 घंटे बाद बॉडी को जो ग्लूकोज हमने रात को दी होती है ना वो ख़त्म हो चुकी होती है। जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं उसके थ्रू हमें ग्लूकोज मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है। हम सुबह उठते हैं तो हम फ़ौरन चाय पीने में बैठ जाते हैं या हम कोई पराठे के साथ फ़ौरन खा लेते हैं, या अगर हम रोज़ों में होते हैं तो फ़ौरन हम शरबत पीते हैं या फ्रूट्स या इस तरह शुगरी इंटेक कर लेते हैं। जो सारे रात की जो आपकी इंसुलिन लेवल कंट्रोल हुई होती है वो एकदम स्पाइक कर जाती है, तो वो सारी एफर्ट जो है ना हमारी वेस्ट हो जाती है। तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्या चीज़ खानी है और किस टाइम खानी है। फूड प्रोडक्ट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, कोई इस तरह की चीज़ लेनी है तो आपने वो स्नैक्स के टाइम पे ले लेनी है, रेदर देन कि आप उसको मील के साथ लें। ख़ासतौर पे डिनर के टाइम इसको अवॉइड करें, क्योंकि उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई है नहीं और आप एक हैवी मील ले लें और आप उसको कर लें, तो वो फिर आपका ना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, ना आपका जो बाकी गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की भी मजीद कुछ कॉल्स शामिल करेंगे और जैन से पूछेंगे कि हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे साथ हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। छोटा सा $1 मिलियन सवाल। हम जब वेट लॉस के बारे में सोचते हैं हम कहते हैं कि खाना छोड़ दो। सुबह मैंने पता है सुबह इतनी सी रोटी खाई है और रात को मैंने इतनी सी रोटी खाई, पता है टेट कम नहीं हो रहा। तो क्या खाना छोड़ देना वेट लॉस होता है? नहीं, खाना छोड़ देना नहीं, खाने को कंट्रोल करना जो है मेन चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैसे कंट्रोल करना? मतलब कि जो आप खा रहे हैं आपने अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना है। और पोर्शन क्या, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला पोर्शन? नहीं, पोर्शंस मतलब कि आपने अपने फूड ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करना है और उन्हीं के पोर्शंस को कंट्रोल करना है। अच्छा, हम अगर देसी हाउस होल्ड में हैं तो पोर्शन कंट्रोल का वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हर मील हर कोई हमें ये कहेगा कि चलो इसमें थोड़ी सी बदपरहेजी कर लो ना, अगले वाले में तुम कर लेना। नहीं, पर अगर आप महफिल में भी बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा सा ये तो कर सकते हैं कि आप थोड़ा खाएं। नहीं, हाँ, आप वही नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको हर वक्त हुमायूं कह रहे होते इतना सा तो मुंह है, क्या जरूरत है डाइट करने की, इतना सा तो मुंह है, चलो अभी खा लो ना, अभी थोड़ा सा खा लो, बाद में तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पेरेंट्स को मना सकता हूं, वो बताने दो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको जिस तरह से लोग कहते हैं कभी कभी बदपरहेजी हो सकती है या आप वंस अ वीक कर सकते हो कि अब जैसे मैंने जिस दिन अपने अम्मी अब्बू के घर जाना होता है उस दिन मैं सब कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम ये भी नहीं खा रही हो, ये भी नहीं खा रही हो, बहुत ज़्यादा वो मुझे कहते हैं कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, तो सब कुछ खा लो। अब आपने ना अपनी सोशल लाइफ को भी साथ साथ मेंटेन करना है और अपनी डेली रूटीन को भी साथ साथ मेंटेन करना है, तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत मार्जिन रख सकते हैं अपना, कि आप किसी दिन जो है थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट सकते हैं, लेकिन नॉट इन दैट सेंस कि आप ट्रैक से इतना हट जाएं कि वो ओवर ईटिंग के कॉन्सेप्ट में चला जाए और वो आप ज़्यादा ही खा लें।
तो आप बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, चीज़ों की क्वांटिटी को देखते हुए आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने चीज़ों को ख्याल रखें। आप इतने अच्छे हो माशाल्लाह, इतने अच्छे हो आप हर चीज़ कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा खा लें आप, कोई मसला नहीं है आपको, मैं अपने इंशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे अपना डाइट प्लान पूछना था। मेरी बेटी 1 साल की है और अब मैं बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है। अच्छा, तो मुझे डाइट प्लान कोई ऐसा बता दे जो मैं इसके साथ भी ले सकूं, क्योंकि मेरी बेटी भी है। जैन कुछ पूछना चाहते हैं? जैन आपने कुछ पूछना है, वेट वगैरह का कितना है, एज वगैरह तो पूछ लें। सही है। अभी आपका करंट वेट कितना है वैसे? मेरा वेट 78। 78। और आपकी हाइट? मेरी हाइट होगी 5.6। 5.6 ठीक हो गया। हाँ जी, सही है। ठीक है, अभी हो गया। थैंक यू अभी बताते हैं अक्सा जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब अक्सा की 1 साल की बच्ची है। अभी आप इनकी ना हाइट देखिए तो इट्स एन आइडियल हाइट 5.556 और 5.556 मींस कि इनका जो आइडियल बॉडी वेट है वो है ही 60 kg। तो इनको थोड़ा, क्योंकि ना मोस्टली हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड सेट ऐसे हो चुका है कि मोस्टली जो हमारे पास बच्चे हैं ना वो C सेक्शन के बाद हो रहे हैं, और आजकल ये इस चीज़ का ट्रेंड सेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे पास। आ जाते नहीं तो होता उसकी वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर, जो है कि जब नेचर से आप हटते हैं किसी दूसरे वेस के ऊपर आते हैं तो कुछ चेंजेस ऐसी डेवलप होती हैं जिसके बाद उनको टैकल करना एक चैलेंज भी होता है। तो उस केस के अंदर ना वेट कई एक मेजर फैक्टर है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट भी ऐसा होता है कि मोस्टली माएँ कहती हैं कि हम बच्चे संभाल रहे होते हैं तो हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, खाने पीने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वही बात है, जैसे पहले भी एक लैक्टेटिंग मदर का किसी ने पूछा था कि हमने कैसे कंट्रोल करना है, तो सेम प्रैक्टिसेस हैं कि आप अपने मील्स कंट्रोल को सेट करें, अपनी क्वांटिटीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को ऐड ऑन करें, तो ऑटोमेटिकली उनको रिजल्ट्स। देन डू यू प्रेफर सप्लीमेंट्स? आप क्या एज अ न्यूट्रिशन साइंस में जो आपने पढ़ी है, क्या सप्लीमेंट्स को क्या कहा जाता है? हमारे पास ये एक नॉलेज साइंस की है कि 30+ के बाद आपको अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से भी लेने चाहिए। आपको कुछ मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। डू यू एग्री विद दैट? आप सप्लीमेंट को सपोर्ट करते हैं? टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं सप्लीमेंट इन दैट सेंस आप ले सकते हैं अगर आपकी डाइट के थ्रू अपनी नीड्स पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास जो टैबलेट्स आ रही हैं वो क्या है, दीज ऑल आर द मल्टीविटामिन्स। आप विटामिन्स या मिनरल्स ले रहे हैं। देखिए जैन, मुझे नहीं पता, अगर मैं एक प्लेट गोश्त खा रहा हूँ, उसमें 2 आलू पड़े हुए, आधे प्लेट चावल खा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता चला इससे मेरे विटामिन पूरा हुआ, इससे मेरे न्यूट्रिशन पूरे हुए, वो काउंट तो मैं नहीं रख सकता। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे विटामिन न्यूट्रिशन पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आपको कोई वीकनेस ना फील हो रही हो, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन ना हो रहे हो, आप जो खा रहे हैं आपको ये पता हो कि मैं जो खा रहा हूँ उसके अंदर मेरे फूड ग्रुप्स ऑलमोस्ट सब कवर अप हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप डाइट के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आजकल ना ट्रेंड सेट भी बन चुका है, एक जो हमारा वर्ल्ड इतना सोशलाइज हुआ है, तो हम हर बंदा जो है ना सप्लीमेंटेशंस प्रमोट करने लगा हुआ है, वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स, इवन हर चीज के लिए सप्लीमेंटेशंस की तरफ बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं। बहुत सारी कैप्सूल खा रहे हैं कि हम चाहे जितने मर्जी 4 रोटियां खाएंगे उसके बाद 2 कैप्सूल खाएंगे तो हमारा वेट लॉस क्या खा रहे लोग यार? दिस इज जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है आपके ऊपर। तो वो भी तभी काम करेगा जब आप अपना खाना भी सेट करेंगे, अदरवाइज जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी इफेक्ट नहीं करती। इवन सप्लीमेंटेशंस के ऊपर अगर मैं एक चीज़ हाईलाइट करता चलूँ कि हमारे ना लोगों ने बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया हुआ है। विटामिन डी का इंटेक जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं। इवन विटामिन डी में तो ऑलमोस्ट हर बंदा ये डेफिशिएंट है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 90% प्लस पॉपुलेशन वाई डेफिशिएंट है। और हमारा इवन आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर ना B12 की टॉक्सिसिटी, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी और आपका जो है विटामिन ई की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है। मतलब टॉक्सिसिटी क्या होता है? ज़्यादा है? ये वो लोग होते हैं जो लेना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो ये नहीं देखते कि हमने 1 महीना लेना था या 2 महीने लेते थे, वो लॉन्ग टाइम लेते रहते हैं, वो एक्सीड हो जाती है फिर चीज़ बॉडी के अंदर, तो वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी कई दफ़ा आ जाती है इस चीज़ के अंदर, तो वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो इस तरह नहीं है, वो कोई लॉन्ग टर्म क्योंकि हलीमा खाती है, बी कॉम्प्लेक्स अलग खाती है, विटामिन सारे खाती है, मल्टीविटामिन खाती है। मैं कुछ भी नहीं खाती, जो एक सेल्फ मेडिकेशन कॉन्सेप्ट है। देन हमारे यहाँ जिस तरह हुमायूं ने कहा कि जितनी मिकदार में लोगों को शुगर है उतनी मिकदार में हाइपरटेंशन भी है। ठीक है, हाइपरटेंशन वाले लोग अब कह रहे हैं कि हमें हाइपरटेंशन तो है लेकिन आलू गोश्त खा रहे हैं, ऊपर इतनी तरी आई हुई है,
उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि अंडे से वो अंडे के ऊपर नमक छिड़क के नहीं खाएंगे कि मुझे हाइपरटेंशन है, लेकिन इतनी इतनी तरी वो खाएंगे आलू गोश्त के ऊपर। क्या खाना है, क्या नहीं खाना और किस वक्त खाना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, होल्ड योर थॉट, हम सिमाम की कॉल लेंगे। सिमाम जी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमाम जी, कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल ऐसा हुआ कि एक तो चैनल स्टक हो गया हमारा, तो आज भी आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिमाम जी आपने कॉल करती है ना, तो आप जब बोलती हैं तो मुझे अब याद है, मुझे गाना याद आता है मुझे हंसी आ गई उस गाने। कौन सा? वो गाना आपने सुना, पुराना गाना है, कोयल से तेरी बोली कुकू कुकू मुझे तो नहीं क्यों ही गाना, आप इतना आराम से बोलते हो, इतना प्यार से बोलते हो, तो मुझे गाना याद आ गया। आपने भी पत्थरों के नीचे से निकाला है जाहिर है। हाँ, ये बड़ा पुराना गाना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऐसा हुआ कि कल ना आप जो हलीमा है वो भी जापानी गुड़िया लग रही थी, और हमायूं भी वो ब्लू कोट और रेड हाई नेक में प्रिंस चार्मिंग लग रहे थे। थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आपको। तो मैं ना कॉल करने का सोच रही थी, तो हलीमा ने कह दिया कि लोग ना पागल हो रहे हैं कॉल करके, तो मैंने सोचा मैं कल ही कॉल करूंगी आज। मैंने इसलिए कहा था ताकि वो जल्दी जल्दी जवाब और दे। ये बातें हम तंज़ो मज़ाक में करते हैं यार, इससे लिटरल मतलब थोड़ी ना होता है। वो मैंने सोचा कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। चलें ठीक है, ओके, आप कैरी ऑन। थैंक यू सलामत फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जवाब दे दें। जी अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, पीसीओएस, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, आपका जो डायबिटीज़ बाद में टाइप 2 डेवलप हो रही है, इन सब का रूट कॉज एक ही है। और हाइपरटेंशन के अंदर आपको पता है कि सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करने का कहा जाता है, इसकी वजह से साल्ट जो है वो मना किया जाता है कि उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करें, बंद नहीं करना होता, एक बहुत लिमिटाइज कर देना होता है। और दूसरी चीज़ जो है ना, हमारे यहाँ जो खाने या पकते हैं, तो एक तो वो तरी का तो कॉन्सेप्ट है, दूसरी चीज़ ये कि जो हम ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। जब उसको हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं कुकिंग के लिए, तो वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो अंदर जाके उसने जमना ही है, ना कि वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डाइजेस्ट होगा नहीं। तो उसके लिए जो मेन चीज़ सबसे ज़रूरी है, अगर आपने खाने भी हैं तो अपने ऑयल या घी की क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। इवन देसी घी को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि नहीं लेना चाहिए, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये हमें हाइपरटेंशन या कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं लेना चाहिए। इवन आजकल लेटेस्ट रिसर्चेज इन चीज़ों को रेकमेंड करती हैं कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देसी घी, हर चीज़ देसी घी में खाता हूँ, हर चीज़। तो इन चीज़ों को आप ले सकते हैं, जो चीज़ नेचुरल है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक फ्लेमिंग पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल जो हमारे पास आ रहे हैं, ये आपके डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट इस तरह के हैं, तो वो हमें एक तो एक अफोर्डेबिलिटी का भी फैक्टर आ जाता है कि हर बंदा देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकता कि बाकी दूसरी चीज़ जो मिल रही है, तो वो जो फैट है ना, वो जब हम उसके ऊपर हीट अप्लाई करें वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए हार्मफुल है। थैंक यू सो वेरी मच जैन, आपके साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी हमें इंसाइटफुल नॉलेज दी है, और एक एक चीज़ के बारे में जो हमने सख्त सवाल भी आपसे किया कि ये बताएं आज, वो आप बता के गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी मदऊ करेंगे, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल जुमे के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।